Hey guys, welcome to our YouTube channel. To download and view the notes which are being used in the lecture, download our mobile app on Play Store and App Store right now. The link is mentioned in the description. Also, do not forget to like, share and subscribe these amazing videos so that we can offer you even more. For doubt support and added advantages, subscribe to our Telegram channel mentioned in the description right now. All the best. Hello sir, welcome back to our न्यू चैप्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत दिन बाद वापस से स्वागत है। बहुत दिन कैसे भाई, डेली वीडियो अपलोड हो रहा है और नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। जल्दी जल्दी करो। पॉइंट नंबर 1 जल्दी करो, है कि नहीं। सेकंड नंबर पॉइंट, हम लोग क्या करने वाले आज भाई। वेलकम बैक टू वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट वीडियो में क्या बोले थे, एक चैप्टर खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। यह हमारा वादा है क्योंकि और कुछ काम करने को किसी को कुछ बचा नहीं है कि नहीं। तो अब अपने लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने एक वीडियो दिया था। मैंने पहले ही बोला नेशनल इनकम का मैं एक बहुत बड़ा वीडियो डालूंगा, इट विल बी कमिंग आउट सून, वेयर द एंटायर यूनिट ऑफ नेशनल इनकम विल बी कवर्ड। लेकिन बेटा देखो, पढ़ाई जब हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वंस वी स्टार्ट टू स्टडी, आपको ये बात समझना है कि जब हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग को पहले स्ट्रक्चर्ड वे में छोटा छोटा करके बिट्स एंड पीसेस को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एबीसीडी सीखेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, फ्रेजेस बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, भाई पूरी किताब लिख डालेंगे। लेकिन शुरू में एबीसीडी तो सीख लो। तो अभी एबीसीडी सीख रहे हैं, है ना, वो भी वन शॉट लेक्चर्स में। तो भाई ऐसे ही बहुत कम टाइम बाकी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एकदम तगड़ा तगड़ा नोट्स बनाया हुआ आप लोग के लिए। जैसा देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, एक नंबर है ना, थोड़ा अपना क्रेडिट दे दिए। क्यों? क्योंकि मजा आता है कि नहीं। मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना इसमें। पहले से बोल दिया यूट्यूब में पैसे कुछ खास फुल टाइम वेस्ट है, इसीलिए। तो यहां पर हमारे पास क्या है भाई, यहां पर अच्छा खासा नोट्स है। ये नोट्स को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, हम लोग का मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा ये नोट्स, ठीक है। फिर लोग बोलेंगे सर हमें पीजीएफ नहीं मिल रहा। पीडीएफ है, ऐप है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमको भी तो कुछ चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप ऐप डाउनलोड करें, आप आए उस ऐप पे, कोई हम आपको डिस्टर्बेंस नहीं देंगे। आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करोगे, स्टडी मटेरियल का सेक्शन में जाना, आपको वीडियोस मिल जाएगा। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे सर? Today we are starting off with national income का second chapter of national income in macroeconomics, class 12 CBSE board for the latest board exam. Okay, now before I proceed, let me tell you where we are, what we are up to. Okay, एक सेकंड मैं छोटा हो जाता हूं, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे सर ओ माय गॉड स्पेस ले लिए। चलो ठीक है, तो अपने लोग क्या करते हैं ना, अपने लोग पहले समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं सबको बता दूं, नेशनल इनकम में टोटल मैं आप लोगों को 4 वीडियोस दूंगा वन शॉट लेक्चर्स के। यू विल हैव वन बहुत बड़ा लेक्चर मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, नेशनल इनकम में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 4 चैप्टर कवर करना है। चैप्टर 1 हो चुका है ऑलरेडी, द वीडियो इज आउट। अभी मैं कवर कर रहा हूं चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में क्या सीखे थे? चैप्टर 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीएफआई। और अभी हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग बहुत बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे यहां पर। ये चैप्टर में इट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस चैप्टर इज ऑल्सो नोन एज Introduction to Macroeconomics. This is a very important chapter. If you understand this chapter, all of your upcoming chapters in your macroeconomic syllabus are going to be easy. लेकिन अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जैसे कुछ टर्म्स मैं अभी बता देता हूं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, समझ रहे हो, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, तो ये सारा वर्ड्स ही अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग ही नहीं पता, रेसिडेंट समझ में आ रहा है, रेसिडेंट हो गया, इकोनॉमिक टेरिटरी हो गया, ये सब चीज का मतलब क्या है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग, then we will be understanding that there are some terms without which we cannot do. अब बात को समझो, जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते थे तो प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, कुछ चीजें बेसिक टर्म्स है जो मालूम होना चाहिए, है ना, कॉस्ट, प्रोडक्ट। तो अगर ये सब नहीं पता रहेगा, यूटिलिटी, तो उसके बिना हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। मैंने कहीं पर ये वर्ड दिख गया, उसके बाद आता है ऊपर से पढ़ लेंगे। वैसे पढ़ाई नहीं करना अपने लोग को, हम लोग को डेप्थ में पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है। टाइम पीरियड शॉर्ट है, मैं ट्राई करूंगा एक लेक्चर में कर दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक लेक्चर कुछ ही मिनट का होगा। अगर आप ये सोच रहे यूट्यूब शॉर्ट्स जैसा या इंस्टाग्राम रील जैसा लेक्चर है, तो बिल्कुल भी नहीं है कि 30 सेकंड में पूरा चैप्टर कवर कर दूं। आराम से होगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसी पूरा साल पढ़ाई नहीं कि अभी भी नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी चलेगा ब्रो। तो फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 2 के साथ। फिर चैप्टर 3 बचेगा, 4 बचेगा। 3 में क्या सीखेंगे? 3 छोटा चैप्टर है, 3 छोटा चैप्टर है, मेरे को पता है 3 छोटा चैप्टर है। 3 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर है। तो उसमें वो एनडीपीएफसी को जीडीपीएमपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखना है। और उसके बाद फाइनली चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 के साथ, विच इज बेसिक टर्म्स पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलेंगे धीरे धीरे कि सर आपका पूरा वीडियो में कौन सा टॉपिक कहां डिस्कस्ड है उसका टाइम स्टैम्प दे दो।
तो मैं कर लूंगा भाई थोड़ा असेसमेंट, थोड़ा दिन का टाइम दो, 1-2 दिन 4 दिन का टाइम दो, उसके बाद मैं सारे वीडियोस में टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कि ये टॉपिक कितने मिनट में कवर्ड है, यू कैन स्किप टू द टॉपिक, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो छोटा छोटा पीस करेंगे ना हम। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सर पूरा डेफिनेशन, और यहां पर मैंने थोड़ा नोट्स बनाया, ये मेरे हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, और सर प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं दिख रहे नोट्स में सर, खाली बस टर्म्स एक्सप्लेन्ड है। हाँ जी ये मेरे हाथ का नोट्स है, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। प्रॉपर डेफिनेशन बनाते कैसे ये आपको जरूरी मिल जाएगा। आई विल टीच यू हाउ टू मेक द डेफिनेशन, हाउ टू रिमेंबर इट, व्हाट द कंसेप्ट इज, बट इफ यू रियली वांट टू मग इट अप देन व्हाई आर यू इवन वाचिंग दिस वीडियो। बट बाकी सारा आपके रेफरेंस बुक्स में है, तो संदीप गर्ग अगर आप रेफर कर रहे हो, वीके ओरी अगर आप रेफर कर रहे हो, एनसीईआरटी अगर आप रेफर कर रहे हो प्लीज मत करो, और बीएल गुप्ता बहुत वेल नोन ऑथर है। तीनों जो मैंने बोला बहुत अच्छे ऑथर्स है, संदीप गर्ग हो गए, वीके ओरी हो गए, टीआर जैन, और अपने पास और एक है बीएल गुप्ता जी। तो इनके अगर आप बुक्स फॉलो कर रहे हो, यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। और इधर उधर की और भी किताबें आती है, अब आप किस स्कैम में फंसे हो ये आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first definition, the first thing that we are going to study in this chapter is economic territory. So, what do we mean by an economic territory? So, whenever we will be studying macroeconomics, again and again, बार बार आपको ये word दिखेगा economic territory, economic territory. So, what do we actually mean by the word economic territory? Economic territory बोले तो, अगर आप लोग पता नहीं ये चीज सुने हो कि नहीं, जैसे हम लोग इंडिया है भाई, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का भी एक स्पेसिफिक मैप है। हम बहुत गंदा मैप बना सकता है, आई हैव नो आइडिया, मेरा ज्योग्राफी में 60 आया था बोर्ड्स में, मजाक भी नहीं कर रहा, सच्ची में बड़ा गंदा बना रहा हूं मैं, छोड़ दो क्या बना दिया मैंने, हटाओ हटाओ, सॉरी, इग्नोर, कट कट। अगर मैं एक मैप बनाऊं, अगर मैं मैप बनाऊं, कोई भी एक कंट्री होता है उसका बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर, बॉर्डर, तो ये जो बॉर्डर होता है, या आप कहां रहते हो, सपोज मैं अगर पूछ लूं आपसे आप कहां रहते हो, तो आप क्या करोगे, आप गूगल मैप्स पे अपना लोकेशन भेज दोगे। तो आप व्हाट यू डू इज यू टेल मी वेर यू आर बाय टेलिंग मी योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट। सो वो लोकेशन आप बोल दिया कि ये भाई पूरा देश है हमारा, इसमें मैं इस जगह पर रहता हूं, आपने पिन पॉइंट कर दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने मोबाइल से ट्रैक करके मेरे पास आ जाओ, है ना। अपने बाबू सोना को तो ऐसे ही बुलाते हो। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ गया कि यहां पर है ना। लेकिन आप भी अभी जैसे हम लोग को घर से परमिशन मिलता है, तो भैया इतना दूर तक ही जा सकते हैं, उसके बाद आगे मत जाना, ऐसे ही कुछ होता है, टाइम लिमिट भी होता है। वैसे ही हमारे देश का भी एक लिमिट है, पूरा इंडिया का भी तो एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर बॉर्डर है जिसको क्रॉस करना अलाउड नहीं है विदाउट प्रॉपर रीजनिंग, वीजा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। समझ में आ गया, मतलब उसी टेरिटरी के अंदर रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाहर इंडिया नहीं है वो। आपको क्या लग रहा है पैदल चलते चलते श्रीलंका पहुंच जाओगे? बॉर्डर पार करना होगा ना, तो बॉर्डर पार करने ही नहीं मिलेगा आपको। समझ आ रहा है ना, निकलने मिलता है ना घुसने मिलता है। हाँ जी, दिक्कत वाला काम है। क्लैरिटी मिल रहा है? अब छुप के कुछ काम करोगे बजरंगी भाईजान तो आप ही जाने आप, लेकिन ऐसे अगर बोला जाए तो ये बॉर्डर को ही आज हम लोग रेफर कर रहे हैं। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू अबाउट। सो दिस, ये जो बॉर्डर का बात बोलते हैं ना, ये कंट्री का बॉर्डर है, ये कंट्री का बॉर्डर को पार नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कंट्री का बॉर्डर होता है ना, किसी देश का बॉर्डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, या पॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम ट्रैवल कर सकते हैं या जहां पर हम जा सकते हैं, फ्रंटियर उसको बोलते हैं। लाइक व्हाट्स योर फ्रंटियर? फ्रंटियर का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम परमिसेबल एरिया या मैक्सिमम लिमिट। तो कोई भी चीज जैसे फ्रंटियर है, तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं जा सकते। ये किस में लिखा हुआ है? ये हमारी संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये अलग अलग जगह पर है, इसका डॉक्यूमेंटेशन है। पॉलिटिक्स के वजह से करंट सिचुएशन कुछ और हो सकता है ना। तो जो भी हो, हम लोग का जो फाइनल बॉर्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलेगा? उसको हम लोग बोलेगा कंट्री का बॉर्डर या पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब क्वेश्चन आता है, सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में? क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको पूरी देश की इनकम निकालनी है। यू वांट टू फाइंड आउट द इनकम, नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन ये है कि आप जब पूरी देश की इनकम निकालेंगे तो आप बस क्या ये पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर जो एक्टिविटीज हो रहा है, मतलब जिसको हम लोग इंडिया बुला रहे हैं मैप पे, क्या इस इंडिया का मैप के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, ये सबको मैं जोड़ लूंगा, इन सबकी इनकम को मैं ऐड करूंगा? यस है क्या? इसका आंसर नो है। ये जो फॉरेनर लोग आके यहां पर अपना बिजनेस करते हैं, क्या इनको जोड़ेंगे? अच्छा, हमारे भाई बहन जो बाहर जाके काम करते हैं, अमेरिका चला गया कोई काम करने, कोई जर्मनी चला गया काम करने, वहां पर अपना बिजनेस खोल लिया, लेकिन कभी कभी इंडिया भी आता रहता है, कैसे कैलकुलेट करें? क्या उसको इंडिया के इनकम में लेंगे क्योंकि वो आदमी तो इंडियन है? तो यहां पर ये सारा चीज को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल फ्रंटियर एक बहुत छोटा कंसेप्ट है।
सर देश का बॉर्डर आपने छोटा बोल दिया। अरे है भाई, इकोनॉमिक्स के लेवल पर छोटा है। क्यों? इकोनॉमी तो पूरे देश का है ना। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि सर हम लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस एक्सटेंट तक मेजर करेंगे, टिल व्हाट लिमिट आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड और टिल व्हाट लिमिट आर वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज हैपनिंग इन द कंट्री। हम लोग क्या किस किस चीज को इंडियन का इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो उसके लिए इकोनॉमिक टेरिटरी को पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग किया गया है। सो आप अगर एग्जाम में लिख दिया ना आवर पॉलिटिकल फ्रंटियर इज द इकोनॉमिक टेरिटरी, नहीं, दो अलग अलग टर्म है। देखो यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, इकोनॉमिक टेरिटरी, यहां पर पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं लिखा है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर तो हो गई, हमारे देश के अंदर बॉर्डर, हमारा जो देश का बॉर्डर है उसमें जो एक्टिविटी हो रहा है वो तो इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा ही। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रंटियर देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर। और भी चीजें देखते क्या क्या आराम से। इकोनॉमिक टेरिटरी रेफर्स टू, डेफिनेशन बनाना सीखना है, मैंने क्या बोला, लर्न नहीं करेंगे, कंसेप्ट सीख के जाएंगे और उगलेंगे आंसर स्क्रिप्ट में। फुल मार्क्स आएगा, फुल मार्क्स, ठीक है, आराम से ठंडा दिमाग से। कोई डाउट होगा कमेंट करो, लेकिन हड़बड़ी नहीं। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या बोल रहा है, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। थोड़ा माइक दूर कर दे रहा हूं, चिल्लाने वाला इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ अब देखो, इकोनॉमिक टेरिटरी आराम से देखिए, इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर समझा दिया मैंने, कंट्री का बॉर्डर, बॉर्डर बोले तो सर एग्जाम में बॉर्डर लिख सकते हैं क्या भाई? तो एग्जाम में एबीसीडी लिख के आ जाए, ए से लेकर जेड तक, मैम को ही बोल देना कि तो आप ही बना लीजिए सारी सेंटेंसेस, यही 26 तो अक्षर है, इसमें से जो बनाना है बना लीजिए। हद आदमी हो यार, जो वर्ड बोला गया वही लिखेंगे ना। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, और उसमें आपको क्या क्या ऐड करना है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मैंने तो यहां प्लस लिख दिया ना, एग्जाम में जाके प्लस लिखोगे तुम डेफिनेशन में, ये नोट्स बनाने का तरीका है हमारा। तो आप लिखेंगे इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री एंड ऑल्सो इंक्लूड्स। अब देखो तीन चीजों को इंक्लूड करना है आपको, ओनली 3 थिंग्स, ओनली। सर आपने ऐसे ओनली बोल दिया, सर कुछ अटक रहा है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है अटक रहा है। हेलो 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 हेलो, रुक जा, तो कुछ तो अटक रहा है। होल्ड होल्ड, अभी ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। क्या बात, डाउट होता है हमको, हो जाता है भाई, कैमरा वैमरा इतना कुछ लगा हुआ है ना, थोड़ा अटक फटक जाता है, हमको डर लग जाता है। पता चला हम पढ़ाते चले गए और फिर वीडियो के एंड में सर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बस। अब बताओ फिर मूड बनेगा इतना जोर से इकोनॉमिक टेरिटरी समझाने का? यार लाइफ में यार ईएमआई भी भरना होता है। और यहां पर देखो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर में पहला चीज हम लोग क्या ऐड करेंगे, पहला चीज जो हम लोग ऐड करेंगे वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, फोकस। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप तो जानते क्या होता है, जो पानी पे चलता है उसको शिप बोलते हैं। एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ता है उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जी सर एकदम करेक्ट। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, उसका ओनर कौन, ओनर, और उसका ऑपरेटर मतलब जो उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। ओन्ड मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ओनरशिप का तो मतलब जानते हैं ओनर कौन है, कोई भी एसेट का ओनर मतलब किसने खरीदा। एंड ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का मतलब होता है कंट्रोल किसके पास है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है वो शिप को। अरे कैप्टन नहीं भाई, मतलब अल्टीमेट ऑर्डर्स किसका चल रहा है, मैं ओनर हूं, अब मेरे बिल्डिंग में चौकीदार है तो मैं उसको क्या कंट्रोलर बोल दूंगा बिल्डिंग का? नहीं ना, मैं चौकीदार को इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो वॉचमैन फिर आगे काम करेगा ऑब्वियसली। सो ओनर एंड कंट्रोलर, तो यहां पर क्या हुआ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अब सर नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, आ रहा हूं मैं इस पे, क्यों सर? देखो इसके नीचे नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है सर। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है मैं अभी समझा देता हूं, आराम से समझ लो, है ना, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, अभी कर लेते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग किसको बोलते हैं? आप इंडिया में पैदा हुए हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम सो श्योर आप लोग इंडिया में ही पैदा हुए हैं। भाई कुछ वीडियो अटक रहा है, एक सेकंड रुको, तो मैं पॉज कर रहा हूं, 1 सेकंड, अब ठीक है, हो जाता है इशू। चलो, तो नॉर्मल रेसिडेंट होता कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट का आप बस एक बार डेफिनेशन देखो, ऐसी धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, मतलब एक कंपनी भी हो सकता है, एक बिजनेस भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई एक कंपनी भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक आदमी, हम लोग का जैसा एक आदमी, वो हो गया इंडिविजुअल, और एक बिजनेस वो हो गया इंस्टीट्यूशन। तो आदमी भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, मतलब वो उस पर्टिकुलर कंट्री में रहता है। अब
सर ऑर्डिनरली का मतलब क्या होता है? अब देखो, एक से एक पहुंचे हुए फकीर लोग हैं हमारे इंडिया में, है कि नहीं? तो तुम्हारे गली के टीचर भी तुमको बताए होंगे क्या ये 182 डेज और मोर को हम लोग ऑर्डिनरी बोलते हैं। लेकिन बेटा देखो, ऐसा क्या है ना कि हम भी पढ़े लिखे तो हैं, तो 182 डेज वाला जो लॉजिक है उसके साथ बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड है। हाँ, ये बात सच है कि कोई अगर आदमी एक साल में आधे साल से ज्यादा स्पेंड करता है, आप समझो ना 182 डेज का लॉजिक क्या है, 365 डेज इन अ ईयर। अभी 365 को डिवाइड बाय 2 करेगा तो 182.5 आएगा। तो हम लोग बोल देते हैं 182 डेज से ज्यादा अगर कोई रहता है एक पर्टिकुलर इंडिया, एक पर्टिकुलर कंट्री में, हमारे इंडिया में स्पेशली, तो हम लोग उसको मान लेते हैं हमारे कंट्री का रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन इसको लेके आप लोग प्लीज कुछ लिखिएगा मत। बहुत सारे बच्चे ना पता नहीं कि उद्दज्ञानी मोड में आ जाते हैं एग्जाम में कि हम तो टीचर से भी ज्यादा जानते हैं तो हम लिख देंगे। नो, नहीं लिखेंगे आप। समझ में आ रहा है? एग्जाम में जाके एनी रेसिडेंट इज पर्सन 180 डेज मोस्ट, क्यों लिखना है? कौन बोला लिखने? जबरदस्ती अपना ज्ञान पेल के आ रहे हो आधा एकदम, मतलब ओम बोले ओम। तो भाई एकदम सिंपल लॉजिक ये डिक्टेट करता है, आप बस ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री लिखेंगे। ठीक है, हाँ, माइंड में जो आए आपके, आधे साल से ज्यादा रहता नहीं रहता, कोई सम नहीं आएगा आपसे, कोई पूछेगा नहीं वो 182 डेज में रह रहा है कि 170 डेज रह रहा है। चिल मारो, रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है वो आपको सीए का लेवल पर मिलेगा, सीएस का लेवल पर मिलेगा, आप यहां पर क्यों सब जबरदस्ती हट। तो एक आदमी है जो ऑर्डिनरली डिसाइड करता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब वो उसी पर्टिकुलर कंट्री का भलाई चाहता है। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, मैं इंडिया से हूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ। अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ तो उसको बोलते हैं सिटीजनशिप। अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप। देखो बेटा, नेक्स्ट पेज में एक वर्ड यहां पे डिस्कस्ड है, सिटीजनशिप। अगर एक आदमी कहीं पर पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। अगर एक आदमी पैदा हो गया यहां पर और रह भी यहां रहा है, जैसे हम लोग सब, ऑल ऑफ अस आर बोर्न हियर इन इंडिया एंड वी आर ऑल्सो स्टेइंग हियर इन इंडिया, तो हम बताओ कहां पैदा हुए? इंडिया। तो सिटीजन कहां के हुए? हमारा नेशनैलिटी क्या है? मेरा डोमिसाइल मतलब मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? मेड इन इंडिया। तो फिर मेड इन इंडिया बोले तो वो मेरा सिटीजनशिप है। अब वेयर डू आई चूज टू लिव? अब मैं पैदा होने के बाद तो कोई कंट्री में जा सकता हूं ना, लेकिन नहीं, मैंने बोला मैं इंडिया में ही रहूंगा, यहीं पे कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंटशिप। दो अलग टर्म है। अब खुशी की बात यह है कि सेम आदमी, नीचे में एक लाइन भी लिख के दिया था मैंने, पता नहीं वो लाइन कहां गया, छोड़ो। तो ये एक सेम आदमी एक ही कंट्री का रेसिडेंट और सिटीजन मोस्टली होता है। 99.99% टाइम्स यही ऑब्जर्व किया गया है, हुएवर इज द पर्सन, जहां पैदा होता है वहीं रह जाता है। सिंपल है। लेकिन व्हाट इफ आप यहां पर पढ़े लिखे और फिर अमेरिका में जाके सेटल हो गए, कनाडा में जाके सेटल हो गए, तब तब आप सिटीजन तो यहां के हो लेकिन आप रेसिडेंट बन जाते हो अमेरिका के, क्योंकि आप कमा रहे हैं अमेरिका में, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अमेरिका में, उड़ा रहे हैं अमेरिका में, सेव कर रहे हैं अमेरिका में, इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में, बीच बीच में घर पे पैसा भेज देते हैं। वो कुछ नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है, उसको नहीं जोड़ते। समझ आ रहा है? तो हम लोग का देश कब आगे बढ़ेगा? व्हाट शुड आई काउंट? आई शुड काउंट फॉर दोज पीपल, दोज, उन लोगों को जोड़ना चाहिए जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अलाइन करते हैं। गेट इट? सो यहां पर अब क्वेश्चन आता है, सिटीजन होना चाहिए कि रेसिडेंट होना चाहिए? भैया सिटीजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक लीगल कंसेप्ट है। आई डोंट केयर, एक अमेरिकन आदमी अगर परमानेंटली अमेरिका छोड़ के आ गया और अब इंडिया में रहता है और यहीं पे कमाता खाता है और इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो भाई है हमारा, तो वो रेसिडेंट हो गया इंडिया का। उसका जो इनकम है वो भी कहां जाएगा? वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो आप मेड इन कोई भी कंट्री हो सकते हो, बट आपका फाइनल यूजेज कहां पे लग रहा है, किस पर्टिकुलर कंट्री में आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो काउंट करना है। दैट इज द पर्पस ऑफ रेसिडेंशिप। हेंस इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। मतलब इकोनॉमी में किसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब आई डोंट केयर वो बंदा कहां का सिटीजन है, रेसिडेंट यहां का होना चाहिए। डन। और सिटीजन मिलता कैसे है? या तो पैदा हो जाओ, या तो कोई कोई लोग होते हैं ना जो अमेरिका में बस चुके हैं, अब 10 साल से अमेरिका में ही है, अब वहां का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते, ग्रीन कार्ड होता है, ये सब बहुत कुछ होता है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है प्रोसीडियर, क्योंकि जाने का नहीं, अपने लोग यहीं पे आए थे यहीं पे रहेंगे, ठीक। लेकिन बस बहुत सारे पैसे मिल जाए तो सोचा जाएगा। कॉमर्स वाले हैं भाई। अगर यहां पर एप्लीकेशन का बात करेंगे, एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या हम दूसरे कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, वो कंट्री का रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करता है।
अब अगर कोई अमेरिकन आदमी बोलता है हमको इंडियन सिटीजन बनाओ, तो वो अब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर यहां पर क्या है, रेसिडेंट। तो रेसिडेंटशिप पे मैंने क्या बोल दिया, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा रहता है तो रेसिडेंट। अब कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर ऐसे लिखने का आपको जरूरत नहीं है। मतलब ये कंसेप्ट बस समझाने के लिए बोल देते हैं, मोर देन हाफ ईयर, मोर देन 1 ईयर यहां पे रह जाओ तो रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन ये सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, एकदम ना है मेरे तरफ से, एकदम ना है। ये सब कंसेप्ट गलत है। जो एक्चुअल इनकम टैक्स एक्ट का जो डेफिनेशन है वो फॉलो करना पड़ता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, रिसाइड करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन करेगा। अब क्वेश्चन आता है सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट याद कैसे रहेगा एग्जाम में, तो देखिए वापस आते हैं। अब सिटीजन और रेसिडेंट दो कंसेप्ट क्लियर हो गया, वापस आओ, वापस आओ, थोड़ा पीछे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, वापस रेसिडेंट में आओ। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो गया, आराम से ठंडा दिमाग से, सागर सर जो पढ़ा रहे थोड़ा भरोसा रखो। नॉर्मल रेसिडेंट क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट, अब देखो नोट्स का मजा देखो। नॉर्मल रेसिडेंट इज दैट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु इज लिविंग इन इंडिया एंड हिज, या ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया एंड हिज इकोनॉमिक एंड इट्स, हिज या इट्स, इट क्यों लगा रहे, इंस्टीट्यूशन, हिज क्यों लगा रहे, आदमी है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों है ना, तो एक तो हिज है एक तो इट है। इंग्लिश पे ध्यान दे देना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेरे को नहीं लगता इसके लिए मार्क्स कटेगा, बट वाई टेक द रिस्क। तो ये 3 चीज जो है, ये बाकी का 3 चीज आप देख रहे हैं, ये 3 चीज, ये हो गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो क्या करना है सर, 2 चीज, ये देखो, ऑर्डिनरली रिसाइड करना है एक कंट्री में, इंडिया में, ऑर्डिनरली रिसाइड करना है इंडिया में, एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन होना चाहिए इंडिया में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या, 3 चीजें करेंगी हम लोग को, 3 चीजें करनी पड़ेंगी। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, वी हैव टू अर्न इन इंडिया, वी हैव टू स्पेंड इन इंडिया एंड वी हैव टू एक्यूमुलेट इन इंडिया। अर्न इन इंडिया बोले तो क्या, वी हैव टू जनरेट मनी इन इंडिया। तो अगर कोई आदमी है वो यहां का रेसिडेंट, या हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के हिसाब से हम लोग उसको नॉर्मल रेसिडेंट कब बोलेंगे, किसी आदमी को नॉर्मल रेसिडेंट कब बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट कब बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट तब बोलेंगे सर, नॉर्मल रेसिडेंट तब बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट कब बोलेंगे याद, भाई यही लर्न करना है, यही वीडियो में लर्न करना है, पॉज नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, अभी लर्न करके उठना है। तो नॉर्मल रेसिडेंट कब बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट तब बोलेंगे जब कोई भी एक आदमी या इंस्टीट्यूशन, व्हेन एन इंडिविजुअल, पर्सन नहीं लिखेंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे, उद्ज्ञानी है हम लोग, इंडिविजुअल, व्हेन एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन ordinarily resides in the country, मतलब resides in India and their economic interest also lies in India। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब पूछ लिया कभी तो, या खुद ही नहीं याद आ रहा है तो याद आ जाएगा, 3 चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या, अर्न इन इंडिया, स्पेंड इन इंडिया, एक्यूमुलेट इन इंडिया, तीनों काम करेंगे इंडिया में। मतलब मेरा पूरा जीडीपी जो ग्रोथ है, मेरा लाइफ अब इंडिया में मेरा जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा जो मेरे वजह से इस कंट्री में जीडीपी का ग्रोथ होगा, तब आप हमारे काम के हो, तब आप हमारे इकोनॉमी के काम के हो। समझ आ गया। कोई भिखारी है, बोलता है भैया अमेरिका में भीख नहीं मांगना पड़ता, वहां पर सुने हैं बहुत पैसा मिलता है सबको, तो भिखारी भी अप्लाई कर दिया वीजा के लिए, जाने मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, किसको जाने मिलता है बाहर, कभी बाहर का आपको सिटीजनशिप कौन ग्रांट करेगा, वो जो सोचेगा, या रेसिडेंटशिप कौन ग्रांट करेगा, वो कंट्री जो सोचेगा आप उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गेट इट। आप जाके बोलिए कि हमारा तो पर्पस है अपने कंट्री को आगे बढ़ाना, आपकी कंट्री में तो बस मजा लेंगे, वो कभी घुसने देगा, गजब हाल करते हो यार तुम। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट। समझ आ गया। अब देखो ये क्या पढ़ क्या रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, यही तो भूल गए, कोई बात नहीं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग ओरिजिनली, हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी किसको बोलते हैं, हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर, हमारा कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज को ऐड करना है। पहला क्या लिखा था, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। लो हो गया, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो एक नॉर्मल रेसिडेंट का पूरा डेफिनेशन अभी होपफुली क्लियर है। और भी है नॉर्मल रेसिडेंट में और पढ़ना बाकी है। सर उनका क्या हुआ, फॉरेन टूरिस्ट, बता रहा हूं मैं, सब बताऊंगा, नहीं छोड़ूंगा आपको, 1 मिनट। तो अभी के लिए नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ गए, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां लाई करता है, वैसा आदमी, मतलब इंडिया में, इंडिया का डेफिनेशन बोले तो इंडिया का बॉर्डर, पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, प्लस ऐसा आदमी का शिप और एयरक्राफ्ट, जो एक इंडियन आदमी, इंडियन रेसिडेंट, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट आदमी अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट बाहर भेज दिया, शिप या एयरक्राफ्ट बाहर भेज दिया, जो घूम फिर के लास्ट में इंडिया ही वापस आएगा, जो घूम फिर के लास्ट में इंडिया ही वापस आएगा, वो प्लेन
वो प्लेन में बैठे लोग इंडिया में बैठे माने जाएंगे। अगर आप एक शिप के ओनर हैं, आप इंडियन है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, और आपने एक शिप खरीदा और बोले ये शिप जाएगा कोई एक कंट्री, ब्राजील जाएगा, ये शिप ब्राजील जाएगा, है ना, और ब्राजील से घूम के फिर वापस आएगा कुछ सामान पहुंचा के, तो जो लोग उस शिप में रहेंगे, जो लोग, जो क्रू होंगे, जो क्रू होते हैं ना, क्रू, क्रू बोलो, आई डोंट केयर, जो सेलर्स हैं, चलो कैप्टन प्लस टीम, तो जो टीम वाले लोग हैं जो उस पर्टिकुलर शिप में, वो लोग इंडियन लैंड पर ही माने जाएंगे ड्यूरिंग द एंटायर वॉयज। वॉयज बोले तो वो पूरा जो टाइम ड्यूरेशन, जब वो शिप जाएगा वापस आएगा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने जो भी, उस टाइम के लिए वो लोग माने जाएंगे, वो लोग इंडिया में। क्यों? वो शिप ही इंडियन टेरिटरी बन गया, वहां पर इंडिया का लॉ चलेगा। ऐसा भी रूल होता है, समझ आया? इसको हम लोग इंडिया का ही इकोनॉमिक टेरिटरी मानेंगे। क्या बात, इंडिया से, इंडिया तो छोड़ के चला जाएगा शिप, लेकिन फिर भी उसको इंडियन टेरिटरी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ओरिजिनेट, उसका 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 जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है, उसका ओनरशिप जो है वो इंडिया के साथ लाई करता है। कितनी बड़ी बात है ये, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। क्लैरिटी मिल गया? नेक्स्ट, बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज बोले तो ये शिप और एयरक्राफ्ट कहां पे ऑपरेट होगा? ऑपरेट होगा मल्टीपल कंट्रीज का बीच में ना, तभी तो क्वेश्चन आ रहा है सर यहां से अगर मुंबई से लेकर कलकत्ता तक का फ्लाइट हुआ तो काहे का इंटरनेशनल का तुमको टेंशन हो रहा है? सब तो डोमेस्टिक है। अच्छा, प्लस और क्या क्या ऐड कर रहे हैं? प्लस फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल मतलब कोई बोट या शिप जो मछली पकड़ता है, मछुआरे भाई, मछली पकड़ता है, जो पीपल, फिशरमैन। सो फिशरमैन also go out in the sea to catch fish. Sometimes they also cross the borders of the nautical borders. जो इंडिया का जो nautical borders है वो क्रॉस करके चले जाते हैं शिप, मछली पकड़ने के लिए। बोले जाओ शार्क पकड़ के लाओ। अब शार्क पकड़ने चला गया, शार्क तो खाते हैं लोग, शार्क पकड़ने चला गया, तो शार्क पकड़ने के लिए बहुत डेप्थ में जाना पड़ा। हाँ महंगा है शार्क, बहुत डेप्थ में जाना पड़ा। अब उसके लिए क्या हो गया? बॉर्डर पार हो गया, वहां का जो दूसरा कंट्री का शिप वाले लोग हैं वो लोग उसको अरेस्ट कर लिया। बोला नहीं आप इस कंट्री में, बोलेगा भैया हम यहीं के कहलाएंगे, हमारे पास थोड़ा बहुत परमिशन है। तो इस टाइप का फिशिंग वेसल बोलो या फिर फ्लोटिंग रिग बोलो। सर फ्लोटिंग रिग क्या होता है? ये तो शायद तुम लोग को जो प्रॉब्लम आता है ना, इसमें फ्लोटिंग रिग लिख के ही नहीं आ पाते तुम लोग एग्जाम में, पता नहीं क्यों। तो यहां पर मैं तुम लोग को दिखा देता हूं एक फ्लोटिंग रिग दिखता कैसा है। अरे तुम लोग मूवीज में देखे होगे यार फ्लोटिंग रिग। ये देख, पानी के ऊपर देखा नहीं है कभी? पानी के ऊपर ऐसा, ये देख। सॉरी ये तो फोटो विद मूवी जैसा लग रहा है। हाँ मूवीज में ही देखते हो लेकिन रियल लाइफ में यही तो है। सी के ऊपर रिग बनाया जाता है और सी बॉडी के नीचे ड्रिलिंग किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, मिनरल्स निकाला जाता है, तो माइनिंग का काम होता है। और लेकिन आपको तो उसी बॉडी के ऊपर बैठना है, तो फ्लोट कराया जाता है। सोचो ये रिग फ्लोट कर रहा है हवा में नहीं, पानी पे फ्लोट कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसको भी कहीं का तो इकोनॉमिक टेरिटरी है ये। तो फिर कहां का इकोनॉमिक टेरिटरी? ये देखो, फिशिंग वेसल, फ्लोटिंग रिग इन इंटरनेशनल वाटर ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट हैविंग एक्सक्लूसिव राइट्स। आराम से समझते हैं। तो फिर से इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट है और वो उसका शिप गया है, लोगों को घुमा के वापस लाएगा, ये वाला पॉइंट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अब उसका एक तो बोट है और उसमें मछली पकड़ना है और वो इंटरनेशनल वाटर में गया, लेकिन उसके पास लाइसेंस है। एक्सक्लूसिव राइट बोले तो लाइसेंस होना चाहिए। एक्सक्लूसिव राइट का मीनिंग क्या होता है सर? मतलब मेरे को छोड़ के और कोई नहीं करेगा। एक्सक्लूसिव राइट, तुमने लड़की पटाया, लड़की को बोल दिया आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू बी एक्सक्लूसिव, मतलब तुम किसी लड़का को नहीं देखोगे, हम किसी लड़की को नहीं देखेंगे, ये हमारा वादा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव राइट्स, काइंड ऑफ लाइक दिस, मतलब हमको छोड़ के और कोई नहीं। जीवनसाथी.com। तो ये क्या हो गया? ये जो फिशिंग वेसल है इसमें क्या लिखा हुआ है? आराम से देखो, बोट या शिप होना चाहिए जिसपे आपका एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। अगेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, ये नहीं भूलना है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है? फ्लोटिंग रिग, अगेन ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। क्यों सर इंटरनेशनल वाटर क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया अगर हमारा ही ओशन बॉडी है, अगर हम लोग का बाउंड्री के अंदर ही वो ओशन बॉडी होता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तो ऐसे भी इकोनॉमिक टेरिटरी है ना। मैं तो कुछ और ऐड करना चाह रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रंटियर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। हमारा बॉर्डर तो पता है ना, बॉर्डर के अंदर जो होगा तो हमारा ही है, लेकिन बॉर्डर के बाहर और दूसरी कंट्री का भी नहीं है वो, ना मेरा ना तुम्हारा, बीच में कहीं पे घूम रहे हो, उसको इंटरनेशनल वाटर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो तुम लाइसेंस ले लिए गवर्नमेंट से, बोले भैया हम तो बॉर्डर पार करके जाएंगे, कुछ होगा तो बचा लेना,
तुम ही लोग का काम कर रहे हैं, आप ही की कंट्री की जीडीपी हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना, तेल निकालेंगे आप ही को बेच देंगे, हो गया। वो बोला हाँ ठीक है, हम तुमको लाइसेंस देंगे, कुछ होगा झमेला तो हमको फोन मिलाना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया इंटरनेशनल वाटर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स हैविंग एक्सक्लूसिव राइट्स, डन। और थर्ड पॉइंट क्या है, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एम्बसीज, एम्बसीज आ गया। अब एम्बसी के बारे में क्या ही बताएं हम, तो इंडिया में जापान का एम्बसी है, चाइना का एम्बसी है, अमेरिका का एम्बसी है, कैलकाटा में अमेरिकन एम्बसी है, मुंबई में तो बहुत सारे एम्बसीज है, दिल्ली में भी बहुत सारे एम्बसीज हैं। एम्बसी क्या होता है, एम्बसी होता है एक फॉरेन बॉडी, एक फॉरेन बॉडी जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में अवेलेबल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप घूमने चले गए, आप यू वेंट टू अमेरिका टू डू गुमी गुमी, पापा की परी मोड ऑन, तो आप चले गए अमेरिका गुमी गुमी करने, लेकिन आप बिकॉज बीइंग पापा की परी क्या हुआ, आपका सारा पर्स वॉलेट सब चोरी हो गया, ठीक है, बस फोन बचा है आपके पास। आप किसी को बता ही नहीं पा रहे हो कि आप इंडिया से हो, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप कहां से, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है क्या। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है फॉरेन कंट्री में, तो आप क्या करते हो, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इंडियन एम्बसी का नाम सब, तो आप क्या बोले, सबसे इनर पॉकेट में डाल के घूमो, कि अगर कभी कुछ हो गया आपको, वहां का पुलिस भी आपको कुछ बोल दिया, आप इंडियन एम्बसी पहुंच जाओ, क्योंकि इंडियन एम्बसी हो गया वहां पर आपका अपना घर। सो आप पहुंच गए इंडियन एम्बसी, वहां गए और वहां पर लोग आपको स्वागत करेंगे, वहां पर बोलेंगे क्या बात है बताओ, आप अपना सारा प्रूफ बोलोगे, सब कुछ बोलोगे, आपको फ्री में कॉल लगवाएगा, आपसे इंडिया से सारा डॉक्यूमेंट मंगाएगा, आपको सारा शेल्टर प्रोवाइड करेगा, यहां तक कि आपको वापस डिपोर्ट करने का काम भी वो लोग करेगा। तो इट इज लाइक अ फ्रेंडली जेस्चर। जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट ने बोला अमेरिका को, आओ तुम अपना एम्बसी यहां खोल लो, और अमेरिका ने भी बोला आओ तुम भी अपना एम्बसी यहां खोल लो, तो आपके सिटीजन्स को भी हेल्प हो जाएगा, हमारे सिटीजन्स को भी हेल्प हो जाएगा, आपके रेसिडेंट को भी हेल्प हो जाएगा, हमारे रेसिडेंट, और टूरिस्ट लोग को थोड़ा सेफ्टी फील होगा, घूमने घूमने आएंगे तो टेंशन कम रहेगा कि चलो हमारा एम्बसी तो है वहां, कुछ होगा तो हमें वो लोग बचा लेंगे, हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, ये एम्बसी को क्यों ऐड किया गया यहां पे, बताओ। इंडियन एम्बसी इन जापान, आराम से देखो जो मैंने लिखा है, इंडियन एम्बसी इन जापान, जापान गए घूमने, अब जापान में आपको एक इंडियन एम्बसी मिला, वहां पर तो आपको इंडियन लोग ही मिल जाएगा, मैक्सिमम इंडियन लोग काम कर रहे हैं, इंडियन लोग, तो इंडियन एम्बसी वो क्या जापान का लॉ फॉलो करेगा, आंसर इज नो, नहीं। आपको अमेरिका घूमने जाना है ना, एम्बसी चले जाओ अमेरिका का, पूरा फीलिंग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दैट इज अमेरिकन सॉइल। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, यही होता है सिस्टम, ये लॉ है, अब पढ़ लो क्या होता है। आप जाएंगे अंदर अमेरिकन एम्बसी में, देखेंगे सबके पास बंदूक है, बोले ये तो पुलिस वाला नहीं है, बंदूक क्यों है इसके पास, मेरे को तो कोई बंदूक नहीं दे रहा, क्योंकि वहां पर यूएस का लॉ चालू है, बस एक दीवार, दीवार के अंदर यूएस है, क्यों, वो छोटा सा एरिया यूएस बना हुआ है, क्यों, वहां पर यूएस लॉ एप्लीकेबल है, बिकॉज उधर में इट इज एन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। वैसे ही जापान गए, वहां पर इंडियन एम्बेसी में गए, लॉ किसका फॉलो होगा, इंडिया का, वो छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड में, वो ऑफिस में, वो एरिया में किसका लॉ फॉलो होगा, इंडिया का। तो वहां का जीडीपी भी कहां काउंट होगा, इंडिया में, समझे। तो अगर इंडिया में यूएस का एम्बसी है, उसका जीडीपी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, अगर वो लोग कुछ पैसा कमाते हैं तो हम लोग उसको अपने में काउंट नहीं करेंगे, वो यूएस का कमाई है। लेकिन अगर यूएस में कोई इंडियन एम्बसी है तो वो इंडिया का कमाई है। तो पूरा वर्ल्ड में जहां जहां पर इंडिया का एम्बसी है, हर जगह से अगर कोई भी रेवेन्यू आता है, किसी भी टाइप का पैसा आता है, तो वो हमारे जीडीपी में ऐड होगा, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी होगा। फिर कॉन्सुलेट्स, वैसा ही कुछ होता है, कॉन्सुलेट्स और एम्बसी में बहुत मेजर फर्क होता है। एम्बसी बहुत ज्यादा काम करता है, एम्बसीज का बहुत मेजर काम रहता है, मतलब वीजा इशू करना, ये देखना, पासपोर्ट देखना, बहुत बहुत सारा काम, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। कॉन्सुलेट्स थोड़ा कम काम करते हैं, इट इज फॉर द वेरी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा सोचो कि हमारे प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे बहुत होम मिनिस्टर, ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो इनके लिए कॉन्सुलेट्स का ऑफिस बना हुआ रहता है। और वहां का भी, तो वो कॉन्सुलेट का ऑफिस जो बना हुआ रहता है, वहां पर हम लोग अलाउड नहीं है। जैसे अब तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट हो गया एक ठो, कि चलो ठीक है, मतलब दूसरे कंट्री के कोई है, जैसे तुम इंडिया के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हो, तो ऑपोजिट वाला गवर्नमेंट ने, अमेरिका ने तुम्हें गिफ्ट दिया कि ये कॉन्सुलेट का ऑफिस आप यहां बनाइए, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से आपको हमारा जमीन गिफ्ट। सो वहां पर आप अब अपना पैसा लगाकर थोड़ा सा कॉन्सुलेट का ऑफिस आप खड़ा करवा दिए, तो हमारे यहां से जो भी कॉन्सुलेट जनरल्स जाएंगे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वो लोग वहां पे रहेंगे, बस। वो भी इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया का। एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बोले तो जो कैंप लगाता है ना मिलिट्री वाला लोग,
कहीं पर भी कैंप लगाया मिलिट्री वाला लोग, उसको इंडियन टेरिटरी मानेंगे, क्योंकि वो लोग तो फॉलो करेंगे इंडियन लॉज को। इसीलिए ये सिंपल है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो सबको इमेजिन कर सकता है, इट्स ऑल फाइन। ठीक है, तो आप यहां पर देख लिया पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या क्या आया, इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आया। इकोनॉमिक टेरिटरी में सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर, फिर शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, फ्लोटिंग रिग। ठीक है, उसके बाद एम्बसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ये सारा चीज मिला के बनाता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर समझने में सॉरी सब चीज मिला के बनाता है इकोनॉमिक टेरिटरी। ऊपर छुप क्यों जा रहा है हमको नहीं पता। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल हो गया, फ्लोटिंग रिग हो गया, एम्बसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जी हां, तो डेफिनेशन कितने मार्क का है? 4 मार्क का तो बनता है ना भाई। देख 3 पॉइंट तो यहां है, 1 2 3 4 हो गया पॉलिटिकल फ्रंटियर, और तुम्हारे एंड और द लगाने का थोड़ा बहुत पॉइंट्स। 3 से 4 मार्क का डेफिनेशन है, ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग पढ़े हैं, काफी हद तक पढ़ चुके हैं नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट में आप लोग क्या क्या सीखे? इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरीली ऑर्डिनरली या ऑर्डिनरली बोलते हैं, ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का 3 मीनिंग है, मैंने बताया था क्या? यहीं कमाना, यहीं उड़ाना, यहीं एक्यूमुलेट करना। अर्निंग इन दिस कंट्री, स्पेंडिंग इन दिस कंट्री, एक्यूमुलेटिंग इन दिस कंट्री। हो गया। अब बताओ नॉर्मल रेसिडेंट, ये तो हम लोग का क्लियर है यहां तक, अभी जस्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक्सेप्शंस। अब किसको किसको हम लोग नहीं मानेंगे, मतलब यहां पर हिंदी में बोले तो इन लोग को हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हो गया, ये लोग को हम लोग अपने कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते। देखो कौन कौन है। स्पॉन्सर्ड बाय नेस्कैफे, सपना देख रहे हैं हम भी, आप भी दिखा रहे हैं, मजा आ गया। यहां पर एक्सेप्शन हम लोग नहीं मानेंगे। देख लेते क्या क्या है। पहला, फॉरेन टूरिस्ट। समझ रहे हो लड़कों? तो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं घूमने, है ना, तो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं घूमने, तो उनको तो हम ऐसे बहनों की नजरें से देखते हैं, भाइयों की नजरें से देखते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उनको रेसिडेंट नहीं मान सकते, क्योंकि है तो वो यहां पर हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बस। ऐसे तो कमाने वाला काम तो वो लोग करेंगे नहीं, टूरिस्ट लोग कमाने वाला काम तो करते नहीं, उड़ाने वाला काम बस करके चले जाते हैं ना, एक्यूमुलेशन होता है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं करता। एंड यूजुअली टूरिस्ट्स व्हेन दे कम एट अ पर्टिकुलर कंट्री, भाई 6 महीने से ज्यादा क्या घूम लोगे तुम एक कंट्री? हाँ घूम सकते हो, बावले हो तो, बट यूजुअली नहीं देखा जाता। एक्सेप्शनल केसेस का एक्सेप्शनल एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये हो गया फॉरेन टूरिस्ट, डन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फॉरेन स्टाफ। तो कोई फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी बोले तो फॉरेन गवर्नमेंट का ही पकड़ लो, फॉरेन गवर्नमेंट का अगर कोई स्टाफ आता है, तो जैसे एम्बेसी का कोई स्टाफ आ गया, मिलिट्री का कोई स्टाफ आ गया, स्टाफ ही हुआ ना। अब मिलिट्री में आप आर्मी जनरल हो, अरे कुछ भी हो, आप मिलिट्री के स्टाफ ही हुए ना, स्टाफ बोले तो एम्प्लॉय। नेक्स्ट, डिप्लोमैट, डिप्लोमैट, ऑफिशियल, कॉन्सुलेट्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया तो उसको हम लोग अपना रेसिडेंट नहीं मानेंगे। लिख दिए, नहीं मानेंगे। हिंदी में लिख कैसे लिखेंगे? नहीं मानेंगे। ग भूल गया हम, अच्छा ऐसे ठीक है, कुछ होगा ऐसा ही भाई, ठीक है, व्हाटएवर, फॉरगिव मी, माय हिंदी इज वेरी 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 गंदा लिखने में, अभी पूरा आउट ऑफ प्रैक्टिस है, तुम लोग का बड़ा जित, ठीक है। नेक्स्ट या थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये WHO, फॉर एग्जांपल WHO। तो वर्ल्ड, ये तुम्हारा है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना वायरस को लेकर सब सारा न्यू फ्रेश अपडेट्स हम लोग को WHO ही देता है। कोई भी पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, सब कुछ WHO, वर्ल्ड का एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई भी एम्प्लॉई है, इसको भी हम लोग, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अब सर डोमिनोज का क्या होगा उसको? अरे भाई, डोमिनोज का अगर एक ब्रांच इंडिया में खुलता है तो वो ब्रांच इंडियन कंपनी ही खोल के दिया है। कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा रिसर्च करो। जैसे डोमिनोज है, ये सब कॉमन डाउट है, ठीक है। कल्याणी फूड वर्क्स हो गया, जुबलिएंट फूड वर्क्स हो गया। डोमिनोज का ओनर कौन है इंडिया में? ओनर कौन है? जुबलिएंट फूड वर्क्स। हाँ, इंडिया में डोमिनोज को चलाता ही जुबलिएंट फूड वर्क्स है, और भी 2-3 ब्रांड है वो लोग के अंडर में। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग डोमिनोज को ओन एंड ऑपरेट करता है, यहाँ पर पिज्जा खिलाता है हम लोग को, और उसका मार्केट में शेयर्स भी मिलता है। सो डोमिनोज का शेयर नहीं मिलेगा, जुबलिएंट फूड वर्क का मिलेगा।
समझे? तो थोड़ा रिसर्च करो, वो यहीं का ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आ गया? डोमिनोज का क्या, डोमिनोज यहाँ है ही नहीं, ये तो फ्रेंचाइज है डोमिनोज का, असली डोमिनोज तो बाहर है जहां से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, ठंडा दिमाग से सोचा करो। एप्पल का एक तो आईफोन तुमको कोई दुकान में मिल रहा है तो एप्पल ही खुल गया क्या यहां पर? डिफरेंस समझिए आप, यहां पर बस दुकान खुला है यार जिसमें एप्पल का फोन मिलता है, दुकान तो इंडियन आदमी खोला है। तो यहां पर क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाहर का ऑर्गेनाइजेशन, ये वो है जिसका कोई सर मुंह पैर नहीं है, मतलब सब कंट्रीज में इंटरनेशनली माना जाता है इसको, तो कोई इसको कहीं का रेसिडेंट यूजुअली नहीं बनाता है, और इसका एम्प्लॉय लो। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, सीजनल वर्कर्स या कमर्शियल ट्रैवलर्स या क्रू मेंबर्स, ये बस याद रखने वाला पॉइंट है। कोई भी आदमी आया 6 महीना काम करेगा, 5 महीना काम करेगा, चला जाएगा, 12 महीना से कम कोई भी आदमी है, क्रू मेंबर हो गया, कमर्शियल ट्रैवलर हो गया, बिजनेसमैन, आई एम हियर फ्रॉम फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम अमेरिका, इट विल टेक मी 8 months। अभी ऐसा सोचो कि एक आदमी है, हम लोग यहां पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो एक फॉरेनर है, बहुत दिमाग है उसके पास, हम लोग उसको बोला प्लीज आप ना 7-8 months के लिए आप इंडिया आ जाओ और हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प कर दो, फिर आप वापस चले जाना, उसके लिए हम लोग पैसा भी दे देंगे आपको, खुशी खुशी आएगा लेकिन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे तो जाएगा, लॉन्ग टर्म तो उसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, उसको हम लोग यहां का रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो आप बोलेंगे सर सर 182 डेज तो क्रॉस हो गया, इसीलिए मैंने वो 182 डेज वाला लॉजिक पे होल्ड लगाने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, बॉर्डर वर्कर्स ऑफ अनदर कंट्री। तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर है, अब बॉर्डर पे तो लोग खड़े ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, एक आदमी आया झाड़ू मार रहा है, अब वो झाड़ू मारते मारते एक कदम वहां रख लिया, उसको तुम तोप से उड़ा दोगे? नहीं ना भाई। तो बीच का भी तो कोई ग्रे एरिया को साफ करेगा ना, तो कभी अगला आदमी साफ कर देता है, कभी अपना आदमी साफ कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे कामों के लिए जस्ट आते हैं, पार्सल ही डिलीवर करना है, कुछ करना है, तो बॉर्डर बस टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो चलता रहता है इनका, समझ आया? तो उसके लिए क्या हम लोग उसको मान लेंगे अपना कंट्री का आदमी? नहीं, वो उसी कंट्री का आदमी है जहां पर वो रिसाइड करता है, जहां वो रहता है, कभी कभी इस साइड आ जाता है, कभी कभी उस साइड चला जाता है, इट्स ओके, उसका हम लोग रेसिडेंटशिप को ऑल्टर नहीं करते, समझे? बहुत एक्सेप्शनली केसेस होंगे ना, जब 50 लोग ही होंगे वर्ल्ड में, या 100 लोग 200 लोग होंगे मैक्सिमम, क्या इतना बोल रहे हैं हम, 50 लोग भी नहीं होगा ऐसा, तो उन लोग को क्यों आपको उसके बारे में इतना पढ़ाई करना है? इसीलिए बस बोलते हैं ये सब एक्सेप्शन है, इसको मत जोड़ो अपना रेसिडेंटशिप में, कंप्लीट। ओ माय गॉड, ज्यादा टेंशन वाला बात था क्या? नोट्स डाउनलोड होगा हमारे ऐप पे। तो ये हो गया क्या, नॉर्मल रेसिडेंट। सिटीजनशिप का कंसेप्ट कवर हो गया ऑलरेडी, अब आगे बढ़ते हैं सर टुवर्ड्स 2 कंसेप्ट्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आजो भाई आजो, दौड़ के आजो सब कोई। अब देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, बहुत 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 मजेदार चीज। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बता दो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया तुम्हारा भाई। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ जल्दी जल्दी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हो गया। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब आप बताओ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बिना तो बिजनेस नहीं हो सकता, इसीलिए ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग प्रोडक्टिव फैक्टर्स मानते हैं, एंड इनका जो कमाई होता है दिस इज ऑल्सो प्रोडक्टिव इन नेचर। तो मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बदले में जब मुझे कमाई मिल रही है, व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग एंड आई एम गेटिंग समथिंग बैक इन कंसिडरेशन, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज बाइलैटरल इनकम। देखो यहां पर लिखा हुआ है बाइलैटरल इनकम, बोले तो फैक्टर इनकम। मैं पढ़ा रहा हूं, इसके वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं, बाइलैटरल है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं फ्री में पढ़ाऊं और मुझे उसके बदले में कुछ ना मिले, तो उसको प्रोडक्टिव माना ही नहीं जाएगा, तब फिर वो क्या बन जाएगा, यूनिलैटरल। तो टिट फॉर टैट बोलो, क्विड प्रो क्वो बोलो, इतना हाईफाई नहीं जाते, बस ऐसा समझ जाइए, कुछ दिए उसके बदले में कुछ मिल रहा है, मतलब हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। क्यों पढ़ा रहे सर? क्योंकि सर नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम जाता है, ट्रांसफर इनकम नहीं जाता है। तो सर ट्रांसफर इनकम पढ़ाइए ही मत। हाँ सही बात है ना? पीछे शेर खड़ा है, अपना मुंडी आंख बंद कर लो, नहीं शेर नहीं है सर, काटेगा, बहुत जोर से काटेगा, निगल लेगा तुमको, इसीलिए बोल रहे हैं नहीं है नहीं है, एकदम एक्सक्लूड करने तो पड़ेंगे नहीं, हद है। तो यहां पर क्या लिखा है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया, बाइलैटरल इनकम। तो आप कुछ काम कर रहे हैं या कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल, नोट्स में लिख दिए, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बाइलैटरल इन नेचर होता है, एंड हियर द फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। बना के लिखना होगा एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे, पूछेगा व्हाट इज फैक्टर इनकम, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टर इनकम रेफर्स टू दोज पर्टिकुलर या दैट पर्टिकुलर इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्टिव resources like land, labor, capital, organization. It is also known as bilateral income, and
द सर्विसेज provided are known as factor services. The income generated is known as factor income. बना के क्या लगता है 2 मार्क नहीं मिलेगा ये लिखने का, लेकिन एग्जाम में तो सर हमारा ABCD काम नहीं करता. नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम बोले तो यूनिलैटरल हो गया, एक तरफा प्यार, हमें इश्क है उसे मोहब्बत नहीं है, ये क्या हो गया, यूनिलैटरल इनकम. समझ में आ गया. गिफ्ट दिया तुमने किसी को और सामने वाला कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तो केस कर दोगे उस पे, भैया हम तो गिफ्ट दिए, आप तो हमारे बर्थडे पे कॉल भी नहीं किए. कोई बात नहीं, पैसा डूब गया, ऐसा होता है. तो गिफ्ट देते टाइम थोड़ी ना एक्सपेक्टेशन रेज कर सकते हो. गिफ्ट दे दिया भैया, अच्छा लगा, गिफ्ट देने का मन था, दे दिया. वापस थोड़ी अपना बर्थडे में एकदम बैठे हो कि अरे आएगा मेरे गिफ्ट लाएगा, मैं करण अर्जुन आएंगे, नहीं आएंगे. तो ये क्या यूनिलैटरल है. समझ में आ गया. मम्मी का प्यार, पापा का प्यार सब यूनिलैटरल है. तुमसे ऐसे भी कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं. समझ रहे हो. अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख लियो, क्या एक्सपेक्टेशन रखे हम. अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बायलैटरल बनाओ. अच्छा क्या ब्लैकमेल है भाई. चलो यूनिलैटरल. अच्छा यूनिलैटरल में क्या लिखा हुआ है, नो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. मतलब मैंने कुछ एक किसी ने पैसा दे दिया या कुछ काम कर दिया, बस मतलब पैसा का ही बात हो रहा है. तो इसका एग्जांपल क्या होगा, फॉरेन से भैया है और आपको कुछ $1000 गिफ्ट कर दिए. फॉरेन से घर पे पैसा भिजवाया गया 5 लाख रुपीस. मम्मी पापा आप लोग खुश रहो, 5 लाख रुपया भेज दिया. ये क्या है, यूनिलैटरल है. मम्मी पापा बदले में क्या करेंगे, कुछ तो प्रोडक्टिव करेंगे नहीं. हो गया. तो ट्रांसफर इनकम, हम लोग को पॉकेट मनी मिलता है, ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम इज व्हाट, ट्रांसफर इनकम इज एक तरफा प्यार, बदले में नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न, नो सर्विस. और फैक्टर इनकम के बदले में सर्विस चाहिए. ठीक है, ओके सर. अब 2 एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, क्या क्या है भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट. मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा. ठीक है, आते हैं इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन पे. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट बहुत इजी है. इसको लेके बहुत लोग डिस्प्यूट में आ जाता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता सर यहां पर क्या लिखना है. बहुत इजी है. अब मैं इसको समझाने का पूरा ट्राई करता हूं. ठीक है, तो कोई एरिया लगेगा इसमें समझाने के लिए, इसलिए मैं छोटा हो गया थोड़ा. अब आराम से इसको समझने का कोशिश करना. ठीक है, इजी है, इजी है, इजी है. सब चीज को इजी समझो. प्रोडक्ट का बात हो रहा है, इनकम का बात नहीं हो रहा है. क्या लिखा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट. व्हाट इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इन इंडिया बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रहा है, इंडिया बोले तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसका डेफिनेशन आई होप इस एकदम क्लियर हो गया है. तो हम लोग का इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आएगा ना. तो अब वो काम एक नॉर्मली रेसिडेंट आदमी करे या फिर एक नॉन रेसिडेंट करे, फॉरेनर भी आकर कर दे, तो भी हम उसको जोड़ लेंगे. एंड वो हम लोग को क्या निकाल के देगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो इंडिया का रेसिडेंट आदमी है या कोई फॉरेन का भी आदमी है, यानी कि नॉन रेसिडेंट है, दोनों मिलके इंडिया के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, इट विल बी नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट आदमी कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेशनल प्रोडक्ट. इसमें फॉरेनर क्या कर रहा है ये नहीं जोड़ेंगे. ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, है ना, नहीं तो वापस रिवाइंड करना पड़ेगा. आप रिपीट कर देते हैं. यहां पर क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बहुत इजीली समझ गए आप लोग. कोई भी है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, वो अगर इंडिया में आके कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम लोग उसको बोल देगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ऐड कर देंगे सबको, बोल देंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर फॉरेनर को लेंगे ही नहीं, एक्सक्लूड कर दो. यहां पर सिर्फ हमारा नॉर्मल रेसिडेंट वो इंडिया में अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको जोड़ेंगे, और अगर वो फॉरेन में भी प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी जोड़ेंगे. ये दोनों को ऐड कर लेंगे, हम लोग को मिल जाएगा क्या, नेशनल प्रोडक्ट. तो सर नॉन रेसिडेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा सर. नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में नहीं आएगा, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है. समझ आया, लर्न करना पड़ेगा, लेकिन समझ गए तो बहुत अच्छा है. फिर से रिपीट करूं एक बार, लास्ट टाइम, देखते तुमको याद है कि नहीं. बोले तो नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ. नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या ऐड करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बाय हुम, बाय हमारे कंट्री का रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट,
इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन करे प्लस थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन होना कौन चाहिए? हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट। ये तभी बोला नेशनल। और डोमेस्टिक में हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होना चाहिए, कोई भी करे, हमारा रेसिडेंट करे चाहे नॉन रेसिडेंट करे। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो नया बवाल टॉपिक है, इंटरमीडिएट गुड है और फाइनल गुड है, ठीक है। आई होप याद है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग ये नोट्स भी साथ में लें। क्या चल क्या रहा है ये? सॉरी, कुछ कुछ खुल जाता है, हमको आज तक नहीं पता क्या क्या। चलो सॉरी, हम थोड़ा कॉफी पीने लगे, माफ कर दो, गला सूख जाता है यार। अच्छा, नोट्स बाय क्या पढ़ अपना नाम पढ़ने लगा, ओ माय गॉड, हटाओ। चलो अच्छा, इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड में ज्यादा मेहनत हो रहा है लग रहा है। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में आते हैं। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होता है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कोई भी सामान कैसे बनता है? सामान बनाना है, सामान बना, एक तो फोन ले लेते हैं। चलो एक फोन मिला मेरे को, स्पेयर फोन है मेरा, तो मेरे को एक फोन मिला, ठीक है, एक तो फोन मिला। अब ये फोन है, आराम से, आराम, ठंडा दिमाग से सोचना, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, है ना, सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास एक फोन है सपोज, अब ये फोन है, अब ये फोन बनने का तो लंबा प्रोसीडियर है। अब एक्चुअल में आप सोचोगे तो फोन क्या होता है, हम सबको ये बोल बोल के डरा देते हैं। 200 ग्राम का फोन होगा, 200-250 ग्राम का, 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स का फोन है, तो क्या है इसका रॉ मटेरियल? प्लास्टिक, सिलिकॉन, मेटल, ग्लास। तो 200 ग्राम का प्लास्टिक, सिलिकॉन, मेटल, ग्लास, दैट्स इट, दैट इज ऑल व्हाट इज देयर इन दिस फोन। थोड़ा सा गोल्ड भी होता है, गोल्ड होता है, निकल होता है, कुछ कुछ होता है, एलिमेंट्स होता है, लेकिन वो बहुत कम रहता है, मतलब ना के बराबर। लेकिन आइदर वे दिस मेक्स द फोन वर्क। और मिलता कितना में? 25,000। आईफोन कितना में आता है? 1,00,000। घर भेज दो भाई, लीवर गटर में डाल दो। चलो तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, क्या बोल रहा था मैं, लीवर का याद आ गया, हाँ, गुड्स। तो अपने लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, याद रखना है। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? आप रॉ मटेरियल लेते हो, जैसे हम लोग की गाड़ियों में, बाइक में, कार में टायर लगा रहता है, देयर आर टायर्स इन द कार, सो दैट टायर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबड़, रॉ रबड़। तो अभी रबड़ जो होता है जिससे टायर मैन्युफैक्चर होता है, रॉ फॉर्म जो होता है रबड़ का, वो रबड़ का एक्चुअल वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन जब वो टायर में कन्वर्ट हो जाता है उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? वही रबड़ अगर हम लोग को पेन में मिल जाता है ग्रिप के हिसाब से, तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। हाँ, ज्यादा, ये ज्यादा महंगा होता है, पता नहीं है तो पता लगाओ। तो आप नोटिस करेंगे वेनेवर वी कन्वर्ट इट इनटू थिंग्स, सपोज रबड़ का तुमको फोन केस मिला, उसका दाम है, रबड़ का बॉल बना दिया, उसका भी अच्छा दाम है, लेकिन रॉ फॉर्म में उसका कोई दाम नहीं है, अच्छा दाम नहीं है। तो जो फैक्ट्री ये रॉ मटेरियल को एक अच्छा शेप दे देगा, वैल्यू ऐड कर देगा, उसको फिनिश गुड बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड कभी कभी डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल स्टेजेस आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बनाना है शूज, आराम से समझिए, ये एग्जाम्पल समझ गए, आपका कंसेप्ट खत्म। शूज बनाना है, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? शू का पहले बॉडी बनता है, शू का सबसे पहले, चलो हम लोग बॉडी बना ली, अलग अलग मशीन में बनता है सर, अलग अलग मशीन में। शू का क्या बनता है? एक मशीन उसका बॉडी बनाएगा, बॉडी, मेरे पास शू पड़ा है तो हाथ में लेंगे गंदा लगेगा। तो शू सबसे पहले क्या बनेगा? बॉडी बनेगा शू का, शू का बॉडी बन गया, सुंदर लग रहा है। अब शू का क्या बनता है? सोल बनता है, उसका सोल बनता है, SOUL नहीं, SOL ही होता है, सोल बनता है ना, नीचे का पैटर्न। फिर दोनों को स्टिच किया जाता है, उसके बाद अंदर का सोल बनता है जिसको हम लोग कुशन बोलते हैं, तो कुशन बनता है। फिर हो सकता है उसका लेस बनता है, लेस अलग से मैन्युफैक्चर होता है, शू का लेस बनता है, करेक्ट। और फिर ये चारों चीज को एक साथ जोड़ के फाइनली शू बना दिया जाता है। फिर से चलो मान रहे, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी है। फिर पेंट वेंट भी तो होता है, बहुत कुछ होता है, पैकेजिंग होता है, लेबलिंग होता है। रॉ मटेरियल मिल गया हम लोग को, रॉ मटेरियल से हम लोग क्या किया, 4 मशीन में रॉ मटेरियल्स डाले, एक से बॉडी, एक से सोल, एक से कुशन, एक से लेस, फिर लास्ट में चारों को असेंबल किए, शू रेडी हो गया। अब उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, जो भी है वो साइड का चीज है। बॉडी, सोल, कुशन, लेस हो गया। आपने जूता खरीद लिया, व्हेन यू बॉट द शू, जब आप जूता खरीदते हैं, सपोज 10,000 का शू है थोड़ा महंगा है, 10,000 का शू है मेरा नहीं, अपना तुम्हारा बता रहे, मेरा क्या है, 200 रुपये। तो 10,000 का शू खरीदे आप, 10,000 का जब आप जूता खरीदे, उसमें तो सब कुछ था, बॉडी, सोल, कुशन, लेस, सब कुछ था, जूता वूता पैकिंग करके अच्छे से दे दिया। अब आपका लेस जो है, लेस टूट गया, जूता का लेस बांधते बांधते बहुत साल तक पहने, 5 इयर्स हो गया, अब जूता का लेस जो है वो टूट गया। अब खाली लेस के लिए एक नया जूता खरीदना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो लेस तो अलग से मिल जाएगा ना
कहने का मतलब ये जब चीज बनता है ना, हमारा यहां फाइनल गुड क्या है, व्हाट इज द फिनिश्ड गुड हियर, हमारा फाइनल गुड क्या है, शू। मेरे को बनाना क्या है, बोलो, शू बनाना है। और ये शू बनाने के लिए रॉ मटेरियल बहुत सारा लगा, और ये रॉ मटेरियल से पहले बॉडी बना, ये बना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर बना सोल, ये क्या बना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कुशन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट मतलब ये फाइनल के तरफ जा रहा है, और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली ये शू बनेगा जो मार्केट में बिक जाएगा। ओके सर। अगर किसी चीज को प्रोसेस करना बाकी है, जैसे लेस है, अब मार्केट में खाली लेस, तो लेस का यूजुअली वैल्यू उतना हाई नहीं होता, लेकिन जूता का वैल्यू बहुत हाई होता है, लेकिन उसमें भी तो लेस लगा हुआ रहता है। तो सर लेस भी तो अलग से मिलता है। हाँ, वही तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जब जूता फट जाता है या लेस फट जाता है तो अलग से लेस ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स इंटरमीडिएट गुड्स को मिलाकर फाइनल गुड बनाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोसेस कर करके व्हाट वी डू इज वी यूज द इंटरमीडिएट गुड टू एक्चुअली मेक द फाइनल गुड। ठीक है, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड। फाइनल गुड बिक जाता है मार्केट में। कभी कभी वो जो इंटरमीडिएट गुड है उसको बीच में से निकाल लेते हैं और डायरेक्टली उसको मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि कस्टमर को वही चाहिए। मेरा गाड़ी चल रहा है, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हेडलाइट टूट गया, हेडलाइट टूट गया, तो मैं क्या नई गाड़ी खरीद लूंगा भाई? नहीं ना, उतने सब्सक्राइबर है ही नहीं यूट्यूब पे। तो क्या करना होगा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमको गाड़ी का जो हेडलाइट है वो खाली बस रिप्लेस कराना पड़ेगा। उसमें मेरा 5,000 या 10,000 खर्चा होगा, तो 10,000 ही खर्चा करूंगा ना मैं। लेकिन फैक्ट्री में तो हेडलाइट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, लेकिन कंपनी वाले को पता है कि भाई हेडलाइट तुम तोड़ोगे, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा पीसेस बना लिए, ताकि जो लोग अपनी गाड़ी रिपेयर में लाएंगे, जिनका हेडलाइट टूटा होगा, उनको हम बल्ब दे देंगे, हेडलाइट का सेट दे देंगे, ताकि कस्टमर भी खुश रहे कि सस्ते में काम हो गया। समझ आया? सो इंटरमीडिएट गुड्स कैन बिकम फाइनल गुड्स। ये जूता का लेस अचानक से जब बेच दोगे तो मैं तो डायरेक्टली उसको अपना जूता में लगा के फिर यूज करने लगूंगा, हो गया फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स कैन डायरेक्टली बिकम फाइनल गुड्स इफ द कस्टमर वांट्स। समझ आ गया? वरना ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी में जो लोग फाइनल गुड को इंटरमीडिएट बना देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है सर। कैसे नहीं होता है, अभी बता दूं मैं। कितना लोग होता है जो लोग जूता खरीद लेता है व्हाइट कलर का, फाइनल गुड, जूता पहन मजा ले, नहीं, अब वो व्हाइट कलर का जूता लेगा, उसको स्प्रे करेगा, उस पर डिजाइन बनाएगा और फिर अपना वेबसाइट में जाके फिर से बेचेगा। क्या ये फाइनल गुड उसने अपने लिए रॉ मटेरियल बना लिया, पेंट वेंट करके, अब उसको और फाइनल बना लिया। तो सर ये आपका पर्पस पे डिपेंड करता है, कोई भी चीज इंटरमीडिएट है कि फाइनल है, ना कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है। समझे? एनीथिंग वेदर इट इज इंटरमीडिएट और फाइनल, ये उसका परचेज जो कर रहा है उसका पर्पस क्या, उस पर डिपेंड करता है। जो बना रहा है वो क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मन मैं करूं अपने खरीदे हुए प्रोडक्ट के साथ। आप जो बेच रहे हो मेरे को मत बताओ मेरे को क्या करना है। समझ आया? मैंने गाड़ी खरीदा, उसको टैक्सी बना दिया, मेरा मन। मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने अपने लिए रख लिया, मेरा मन। लेकिन उसका काम है गाड़ी बनाना, ये बताना नहीं कि इसका टैक्सी मत बनाना। हट। समझ आया? मेरा जो मन मैं करूं। मैं फोन खरीदा, बिजनेस में लगा दिया, अब वो मेरे लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, क्यों अब मैं उसको बेचूंगा, मेरा मन। ठीक है, सेकेंड हैंड फोन खरीदा, अब उसको थोड़ा दाम लगाया हाई, फिर बेच दूंगा, मेरा मन। कोई कोई लोग सेकेंड हैंड फोन खरीदते खुद के लिए, उसका मन। तो इंटरमीडिएट है कि फाइनल है, ये कस्टमर का यूज पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर का सजेशन पे डिपेंड नहीं करता। अंडरस्टैंडेबल है? तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ, अब आराम से हम लोग यहां पर समझ जाएंगे। देख लो, इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्शन हो चुका है, इंटरमीडिएट गुड्स जो है, और फाइनल गुड लास्ट में क्या होता है, फाइनल गुड बनाना होता है। तो जब तक फाइनल नहीं बन जाता वो इंटरमीडिएट ही रहता है, मतलब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। प्रोडक्शन बाउंड्री बोले तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में सपोज 20 स्टेप्स है, 20 स्टेप फॉलो करना है, तो वो स्टेप्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो गुड्स को इंटरमीडिएट ही बोलेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्शन बाउंड्री पार कर जाएगा और उसको हम लोग फाइनल बना देंगे। ठीक है? सो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड। आउटसाइड कौन सा चला गया, फाइनल गुड। प्रोडक्शन खत्म हो गया, बाउंड्री पार कर गया। किसका बाउंड्री सर? अरे प्रोडक्शन माने फैक्ट्री का बाउंड्री। नेक्स्ट क्या हो गया, फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। इंटरमीडिएट गुड्स को और प्रोसेस करने का जरूरत है, यस। फाइनल गुड्स को और प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो मन है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीसेल। इंटरमीडिएट गुड्स का
यूजुअली इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तभी तो इंटरमीडिएट बोलोगे। आपने राइस खरीदा, राइस, चावल, चावल खाते हो ना, राइस खरीदा, खुद खाओगे, खुद ही खा लिए, फाइनल गुड। आपने बोला नहीं नहीं ये तो मैंने अपनी रेस्टोरेंट के लिए खरीदा है, रेस्टोरेंट में हम अपना खाना बनाएंगे और इसको डिश बनाकर स्विगी और जोमेटो पे बेचेंगे, तो रीसेल कर रहे हो। आप चावल खरीदे खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए, दूसरों को खिलाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो इंटरमीडिएट बन गया। तो आपका पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर आप उसका रीसेल करने वाले हो, अगर आप हाँ करोगे तो उसको क्या नाम दे दोगे, इंटरमीडिएट। अगर नहीं करोगे तो बन जाएगा फाइनल। सही है। और इसमें किसको काउंट करना है जी, फाइनल गुड्स को हम लोग काउंट करते हैं नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते। ये तो गलत बात हो गई सर। क्यों गलत क्यों हुआ? अच्छा बताओ, आपने 10 रुपए का बॉडी बनाया, 10 रुपए का सोल बनाया, 10 रुपए का कुशन बनाया, 10 रुपए का लेस बनाया, ठीक है, और बोला कि फाइनली सर मेरे फाइनल जो जूता है उसका दाम 40 रुपया है, तो आप सर ये 40 रुपीज ना जोड़ोगे नेशनल इनकम में, कि आप 40 रुपीज भी जोड़ लोगे, फिर ये 10 10 10 10 भी जोड़ लोगे, तब तो टोटल 80 हो जाएगा। आप एक ही चीज को 2 बार क्यों काउंट कर रहे हो? एक बार ना काउंट करोगे तो सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स का हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे। हो गया। अरे पानी है पानी, इजी, समझे कि नहीं? और यहां पर और एक चीज बहुत अच्छा दिया हुआ है डिफरेंस में, इट हैज डिराइव्ड डिमांड। किसका डिराइव्ड डिमांड? इंटरमीडिएट का होता है डिराइव्ड डिमांड, और फाइनल गुड्स का क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड। मतलब क्या है सर इसका? मेरा डिमांड है, एग्जाम्पल कैसे ले, चलो मेरा डिमांड है कि मेरे को एक स्मार्ट वॉच चाहिए, मेरा कस्टमर का डिमांड है मेरे को एक स्मार्ट वॉच चाहिए, तो वो फाइनल गुड क्या है? स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच को बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगेगा मैंने वो थोड़ी डिमांड किया। अरे मेरे को नहीं पता तुम ये घड़ी कैसे बनाओगे, इसका स्ट्रैप तुम कैसे बनाओगे, इसका अंदर क्या डालोगे, मेरे को ये फीचर चाहिए, मेरे को ये घड़ी चाहिए। तो कस्टमर ने क्या मांगा? फाइनल गुड। अब उसके लिए क्या क्या लगेगा ये जुगाड़ करेगा कौन? प्रोड्यूसर, फैक्ट्री वाला आदमी, वो इसके लिए जुगाड़ करेगा इंटरमीडिएट गुड्स, इसका जो रॉ मटेरियल है। समझ आया? तो डिमांड एक्चुअल में क्या होता है? फाइनल गुड। और उसके लिए जो जो चाहिए होता है इंटरमीडिएट गुड्स, उसका डिराइव्ड डिमांड होता है। डिराइव्ड बोले तो अगर फाइनल गुड बिकेगा तभी इंटरमीडिएट गुड का जरूरत पड़ेगा, वरना इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड कभी अराइज नहीं होगा। समझ आया? ओकी डोकी आलू लोकी। आगे क्या है? द सेम गुड, अरे ये बहुत, ये बता दिया मैंने। द सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, बता दिया मैंने। जूता का लेस, अगर जूता का लेस शू में लग के आया है तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा, है ना? तब वो फैक्ट्री में इंटरमीडिएट था। लेकिन आप खाली चले गए, बोले बस खाली भैया लेस दे दो, मेरा जूता ठीक है लेस टूट गया, तो लेस जो आप खरीदेंगे वो अपने आप में जो इंटरमीडिएट होना चाहिए था उसको आप फाइनल बना दिए। फिर से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हेडलाइट टूट गया, खाली हेडलाइट खरीद के ले आए, तो हेडलाइट एक्चुअल में तो फैक्ट्री प्रोडक्शन में है, गाड़ी का दूसरा गाड़ी का हेडलाइट तो इंटरमीडिएट गुड ही हुआ ना, वो अभी तक गाड़ी बना नहीं है, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा हेडलाइट बना देते हैं ताकि हम लोग जैसा लोग को जो एक्सीडेंट हो गया अगर किसी का, तो वो लोग उसको एज अ फाइनल गुड ही खरीद ले। हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द बायर, नॉट ऑफ द प्रोड्यूसर। बायर क्या करेगा उसका उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने कुछ गुड्स का क्लासिफिकेशन दिया है और ये आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, ऐसे बहुत ईजी है ना। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का मैंने क्लासिफिकेशन का चार्ट बना दिया था, प्लीज एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कंजम्पशन गुड्स मतलब जो कंज्यूमर के लिए है, कैपिटल गुड्स मतलब जो प्रोड्यूसर के लिए है। हम लोग जो यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, लेकिन एज अ कंपनी अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि यहां पर चलो एक तो कंप्यूटर रखा हुआ है, तो जो ये कंप्यूटर है, ये माइक है, ये मेरा एंड यूज, मैं क्या करूंगा माइक का, मेरे को कुछ बनाना है ना दूसरों के लिए, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड है। समझ आया? लेकिन कोई पागल आदमी है बोलता है कि हमको माइक खरीदना है, अपने ही गाना गाएंगे और अपने ही सुनेंगे, उसके लिए कंज्यूमर गुड होगा। बट मैक्सिमम टाइप माइक जैसा आइटम कैपिटल गुड ही होता है, कंपनीज ही खरीदती है, कोई इंडिविजुअल आदमी जल्दी नहीं खरीदता, उसका कोई पर्पस होगा, पैसा बनाना है तभी खरीदेगा। समझा? जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बॉटल खरीद लिए, अब बॉटल अगर आप खरीद लेते हो, ये तो मेरे लिए है ना, इससे तो बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन मैंने बॉटल खरीदा, बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो वो बन गया लेकिन वो भी कैपिटल गुड नहीं हुआ, वो स्टॉक हो गया मेरे लिए। ठीक है, कैपिटल गुड। और एक एग्जांपल देता हूं, ये तो इंटरमीडिएट हो गया, सॉरी मतलब अगर मैंने बॉटल खरीदा, बोला बॉटल बेचूंगा, तो फिर वो कैपिटल गुड नहीं है सर, वो तो बिजनेस के लिए है, वो इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड है। क्लासिफिकेशन ऊपर देखो ना, गुड्स है, इंटरमीडिएट हो सकता है, फाइनल हो सकता है, हम लोग सिर्फ फाइनल का बात कर रहे हैं। अरे और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एसी एयर कंडीशनर, अकाउंट्स लग रही है, एसी एयर कंडीशनर सबके घर पे लगा है ऑलमोस्ट। अभी एसी है,
मैंने अपने ऑफिस में एक एसी लगाया, क्लासरूम में एसी लगाया। क्लासरूम में एसी लगाया क्यों? क्योंकि बच्चे आएंगे, ऑब्वियसली उनका फीस भी बढ़ेगा। क्यों? अगर हम, क्योंकि भाई पैसा तो वसूलना पड़ेगा, लॉस में थोड़ी धंधा करेगा कोई। तो एसी लगाएंगे हम लोग। एसी लगाने से क्या होएगा? बच्चा लोग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, फीस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सिंपल लॉजिक। तो एसी लगाने का वजह क्या था? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। और वही एसी मैं घर पे भी लगा सकता हूं, अपने लिए अकेला चला के सोऊंगा। ये हो गया पर्सनल या कंजम्पशन गुड। वही एसी अगर क्लासरूम में लग गया, मेरे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बन गया, तो कैपिटल गुड। और वही एसी अगर मैं घर पे लगा लूं और खुद लगा के सो रहा हूं, तो कंज्यूमर गुड। वाई? देखो दोनों में वो फाइनली है। मतलब मैं एसी के साथ कुछ कर रहा हूं क्या? मैं एसी बेच रहा हूं क्या? एसी को कुछ कर रहा हूं क्या? एसी ऑन ऑफ कर रहा हूं यार, दोनों केस में। समझ आया? इसीलिए यहां पर कैपिटल गुड का नाम दिया। सेम चीज या तो कंजम्पशन भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। फाइनल गुड फॉर कंजम्पशन एंड फाइनल गुड फॉर कैपिटल, बोथ आर फाइनल इन नेचर, ऑब्वियसली। समझे? इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी सब इजी है, हम लोग देख लिए हैं। कैपिटल गुड यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, मल्टीपल ईयर्स चलता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करते टाइम मशीन खुद नहीं खप जाता। ऐसा थोड़ी होता है गाड़ी चलाते जा रहा हूं, सर ये गाड़ी ना 10 साल चलेगा, तो थोड़ी ना 10 साल बाद ये इनविजिबल हो जाएगा। गाड़ी रहेगा भाई, बस इंजन खराब हो जाएगा। तो द मशीन इटसेल्फ डज नॉट गेट इरोडेड अवे। मशीन खुद गायब नहीं हो जाता कि 10 साल में ना छोटा छोटा कर करके पार्ट्स ही गायब हो जाएगा आपका गाड़ी का। ऐसा थोड़ी होता है ना? तो ये टेबल है, अब टेबल बोल दिया सर ये 50 साल चलेगा, 50 ईयर्स चलेगा, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी 50 साल बाद ये इनविजिबल हो जाएगा, रहेगा यहीं पर, कमजोर हो जाएगा, और क्या होगा। तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता प्रोडक्शन प्रोसेस में, रहता है लेकिन खराब होने लगता है। रिक्वायर्स मेंटेनेंस, इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है। तो लास्ट में क्या लिखा? डिराइव डिमांड। ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए कैपिटल गुड का डिराइव डिमांड। नो 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 नो, इट हैज डायरेक्ट डिमांड। ये थोड़ा लंबा चेन हो गया, इसको डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है? छोड़ो ना, इतना कोई पूछेगा नहीं तुमसे, मैंने लिख दिया, पूछेगा नहीं। अच्छा, कंजम्पशन गुड्स में आ जाओ। ड्यूरेबल गुड्स सेम ही हो गया। सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल से 3 साल के बीच में कहीं चलेगा। कपड़े हमारे, हम लोग का जो क्लोथ्स होता है, तो क्लोथ्स थोड़ी ना इनफाइनाइटली चलता है ना। इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है? पहले कपड़े खरीदते हैं बहुत मन्नतें मांगने के बाद, उसके बाद वो कपड़ा जब हम लोग को फिट नहीं आता तो छोटा भाई बहन पहनता है, पूरा जनरेशन खत्म हो जाता है, फिर नौकर के पास जाता है, नौकर पहनता है, फिर वो पोछा बनता है, कभी खत्म नहीं होता। नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल, खाने का, दूध दही, ये सब 1 दिन में 2 दिन में लाइफ खत्म। नेक्स्ट सर्विसेज, जैसे हम लोग ऑलवेज फाइनल। डॉक्टर जो प्रोवाइड किया फाइनल सर्विस, टीचर जो प्रोवाइड किया, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब फाइनल, ठीक है? ओके सर, आगे क्या लिखा हुआ है? अब आता है 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 है। अब यहां पर एक टॉपिक है, ये बड़ा अजीब सा टॉपिक है, मेरे को नहीं लगता ये टॉपिक आएगा, बट मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे को ये एक बुक में मिला, और जिस बुक में मिला, अच्छा ही बुक है, संदीप गर्ग है शायद, तो संदीप गर्ग में मेरे को ये टॉपिक मिला, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये जल्दी दिखता नहीं था, ये इस साल मेरे को नजर आया, तो मैंने सोचा बना लूं। ये बहुत ईजी है। ये आप ऐसा समझो कि हम लोग अगर एक गाड़ी खरीदते हैं आज का डेट में, या एक मोबाइल खरीदते हैं, तो मेरा मेंटालिटी ऐसा है, जैसे अगर मैं एक मोबाइल लेता हूं, तो मेरा माइंड में तो ये बिल्कुल चलता है कि ये मोबाइल कितना दिन चलेगा। कोई भी चीज लोगे तो उसका एक लिमिटेड लाइफ है। तो आपने एक बहुत अच्छा महंगा फोन ले लिया, आईफोन ले लेते हैं, चलो प्रीमियम है, 2 साल तो चलेगा, तो मैं सोच के चलता हूँ 3 साल चल जाएगा। वैसे तो मैं फोन्स बहुत कम बहुत लंबे टाइम यूज नहीं करता, लेकिन आईफोन्स यूजुअली टेंड टू हैव अ हायर स्पैन। तो चलो मैंने एक आईफोन ले लिया सपोज, और वो 2 साल चलेगा, मेरे माइंड में कि 2-3 साल तो मैं चला लूंगा कैसे भी। तो मेरे माइंड में आ रहा है 3 साल चलेगा, 3 साल तक मैं ये आईफोन को चलाऊंगा, ऐसा मैं सोच के बैठ गया। तो 3 साल में मेरे को ये फोन तो खराब हो जाएगा, लेकिन विद इन 3 years आई ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ रिजर्व so that after 3 years I can replace this phone with a new phone. सुनना बंद कर दिया थे क्या? दिमाग से ऊपर गया। ये फोन तो खराब हो जाएगा ना, लेकिन 3 साल में मेरे को इतने पैसे जोड़ने भी तो पड़ेंगे ताकि मैं एक नया फोन ले सकूं आफ्टर 3 years. दिस इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो ये फंड बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है, और ये बोलते हैं कि जितना हर साल हमारा एसेट डिप्लीट हो रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, उतना अमाउंट का एक फंड बना लो, ताकि जब 100% डेप्रिसिएशन हो जाए, पूरा एसेट जो है उसका वैल्यू 0 हो जाए, तब हम लोग के पास एक फंड भी क्रिएट हो जाए इक्वल अमाउंट का, ताकि हम लोग एक नया एसेट खरीद पाए। हो गया? ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से बना के लिख दिए। नेक्स्ट यहां क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर ये नोट्स कहां मिलेगा? फिर से मैं बता रहा हूं, ये नोट्स कहां मिलेगा? ये नोट्स मिलेगा सर हमारे
ऐप पर, ऐप डाउनलोड कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मजा आ जाए, और टेलीग्राम चैनल पर भी आ ही जाओ। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, बताओ 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 बताओ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये पूरा ही नया टॉपिक है, पूरा ही नया टॉपिक है, ठीक है। क्या है सर ये टॉपिक? शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट कॉफी पीने दो। सर इसके अंदर नेस्कैफे ही है क्या? नहीं नहीं, पता है पहले एक जमाना था जब नेस्कैफे सब मग फ्री में देता था, अब तो देता ही नहीं है, पता नहीं कितना साल पुराना कप है ये, लेकिन इसके अंदर नेस्कैफे नहीं, मेरे को नेस्कैफे नहीं पसंद, है ना। चाहने वाले लोग प्लीज पैसा ना भिजवाएं, कॉफी भिजवाएं मेलिंग एड्रेस पे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास आता है अब नया एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो। एक प्यारा सा गोल्डन बॉय और गर्ल, वॉटेवर, जो भी जेंडर आपको सूट करता है अपने हिसाब से हेयर स्टाइल सूट कर ले। तो आपने डिसाइड किया कि सर हम करेंगे बिजनेस एकदम प्यारा सा। मैंने बोला करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अब्बा नहीं मानेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आप बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा लगाएंगे एज कैपिटल, उसको हम लोग नाम दे देते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा सोचो कितने सारे लोग हैं जो कितना सारा बिजनेसेस कर रहे हैं इकोनॉमी में। देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर डूइंग ह्यूज नंबर ऑफ बिजनेसेस थ्रू आउट द कंट्री। तो कितना सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो जो पैसा बिजनेस में लग रहा है, जिससे हम लोग रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हर साल कम होता रहता है। हट, झूठ बोल रहे हैं सर नया नया एंटरप्रेन्योर्स आ रहा है। हाँ, लेकिन पुराना इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता है? होगा ना। तो इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। और कुछ नहीं है बस, और कोई मीनिंग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला भी यही है, डेफिनेशन भी यही है। सर व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एज पर करेंट डेट। करेंट डेट मतलब आज मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, उस पर तो डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आज का वैल्यू मिल जाएगा, टुडेज वैल्यू यू विल गेट। सो ये जो आज का वैल्यू आपको मिलेगा, इसमें अगर आप पूरा जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन ऐड कर लो तो आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। आज अगर ये सपोज, आज अगर ये मोबाइल का वैल्यू 2000 रुपया है, फिर मैं बोलूंगा कि 2000 आज का वैल्यू, तो ये नेट इन्वेस्टमेंट हुआ ना। लेकिन खरीदा कितना में था फोन? तो बोला 15000 में खरीदा था। तो 15000 माइनस कितना साल का डेप्रिसिएशन हुआ, बोल के ये नेट इन्वेस्टमेंट 2000 का आज लग रहा है। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ था। बस ये चाहिए हम लोग को। क्यों चाहिए ये हम लोग को लॉजिक? सर लगेगा आगे, फॉर्मूला ये काम में आएगा, ये देखो लिखा हुआ है। तो हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है ना, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट यूजुअली एक ही डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर और भी कुछ कैटेगरी आपको दिया, ऊपर से मैंने आपको बता दिया, क्या बताया? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, ये एक चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में एक बहुत अच्छा और बहुत लॉजिकल चीज बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट में ना सर दो चीजें आती हैं। इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। आराम से समझो। मेरे बिजनेस में मैं क्या करता हूं? मैं तो पढ़ाता हूं, मैं तो टीचर हूं। तो मेरे को क्या लगता है इन्वेस्टमेंट? क्लासरूम, टीवीज, कंप्यूटर्स, फोन्स, माइक्स, बस माइक्स, कैमराज, बस 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 बोलना इजी है, लेकिन बहुत इन्वेस्टमेंट है, रोना आ जाता है। बट इट्स ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट में दो चीज है, कैपिटल है, स्टॉक है। क्यों सर? मेरा जैसा टीचर आदमी क्या करेगा? वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही करेगा, जो भी लगेगा। क्योंकि स्टॉक, मैं कुछ बेच थोड़ी रहा हूं, मैं कोई सामान थोड़ी बेचता हूं। आई एम नॉट अ सेलर ऑफ गुड्स, मेरा कोई दुकान थोड़ी है, तो मैं कुछ बेच थोड़ी रहा हूं, मैं तो सर्विस बिजनेस में। तो मेरे लिए क्या होगा? खाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो आदमी जो कुछ सामान बेचता है, फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री वाले ने तो मशीन्स भी खरीद के रखा है, कंप्यूटर भी खरीद के रखा है, टीवी भी खरीद के रखा है, एसी भी खरीद के रखा है, और उसके साथ साथ उसका बहुत सारा पैसा लग जाता है स्टॉक बनाने में। रॉ मटेरियल, स्टॉक बनता कैसे है? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होके, समझे? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक बनाता है, इसमें भी तो पैसा लगता है, रुपीस तो लगता ही है। तो कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ?
जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हुआ वो प्लस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो, दोनों मिलाकर मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब समझ आ रही है? दोनों मिलाकर मेरे को क्या मिलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इजी। अरे पानी है पानी, हुआ ना अभी? तो कैपिटल और स्टॉक दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा अपना बिजनेस में या पूरा देश में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रॉस है, और ये जो मेरे को आंसर मिला है इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही चीज ऊपर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन्ड है। एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया काफी, है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं। ये देखो यहां पर, ये देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजें हैं, क्या क्या है? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट और स्टॉक का इन्वेस्टमेंट। अब स्टॉक का इन्वेस्टमेंट, अब स्टॉक पे खाली ध्यान दीजिए, खाली स्टॉक पे अभी ध्यान दीजिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुआ है? बिजनेस तो बहुत साल से चल रहा है ना इंडिया में, तो हम लोग के पास सपोज लास्ट ईयर कुछ तो स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक, और इस साल भी क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। लास्ट ईयर भी कुछ स्टॉक था 31 मार्च को, इस साल भी कुछ स्टॉक निकलेगा 31 मार्च को। लास्ट ईयर मेरे पास 1 करोड़ रुपीस का स्टॉक बच गया था, और इस साल मेरे पास 5 करोड़ रुपीस का स्टॉक बच गया। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक को इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। बेसिक अकाउंट्स भाई, अकाउंट्स का एबीसीडी है ये। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक को इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे ना, और इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक को तो क्लोजिंग स्टॉक ही बोलेंगे। लास्ट ईयर मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1 करोड़। लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो 4 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ। कैसे? सर लास्ट ईयर मेरा 1 अप्रैल 2022 को, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2022 को मेरा स्टॉक था 1 करोड़, और सर अभी 31/3/23 को मेरा स्टॉक है 5 करोड़। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1 करोड़, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 5 करोड़। तो मैंने कितना का स्टॉक बनाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया? 4 करोड़। कैसे निकला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसीलिए चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमेशा रहता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कभी भी नहीं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर किसी का डाउट है याद रखना। तो ये देखो इंक्रीज इन स्टॉक क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक में जितना पैसा लगाया बिजनेस में हो गया, ये भी ऐड हो गया, और कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया। तो यहां पर वर्ड यूज किया फिक्स्ड, ऑब्वियसली फिक्स्ड है, वेरिएबल तो रहेगा नहीं। तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और वो ग्रॉस वैल्यू पर रहेगा क्योंकि उस पर अभी डेप्रिसिएशन करना बाकी है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, मेरे को मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। पानी है पानी। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फिर से एक बार याद कर लेना है भाई, रट लेना है, रट लेना है। फिर से इन्वेस्टमेंट है, टाइम लग रहा है मेरे को पता है। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में दो वैरायटी है, क्या क्या है इन्वेस्टमेंट में? एक तो होता है हम लोग के पास फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या था? स्टॉक। स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिक्स्ड कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। वो तो वैसे ही दिया हुआ रहेगा, फिगर दिया हुआ रहेगा। इसमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। क्या मिल जाएगा? नेट फिक्स्ड कैपिटल। फिर नेट फिक्स्ड कैपिटल और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। और ये ऊपर में जो दिया हुआ है ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये चार्ट अपने आप छोटा सा एक तो बना के अभी के अभी खत्म कर लो, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया हम लोग के लिए, ये क्या था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब मैं इसमें ज्यादा एकदम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां पर मैंने कुछ कुछ लिखा है सबके लिए। मैं समझा रहा था अपने क्लास में बच्चों को डायरेक्ट टैक्स के बारे में और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आपको इतना डिटेल में नहीं जानने का जरूरत है, अब टाइम कम है हम लोग के पास, तो मैं बस इतना आप लोग को बताना चाहूंगा। और मेरे को पता है, अंदर से मेरे को विश्वास है दैट मैक्सिमम पीपल नो अबाउट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो इट इज ऑलरेडी अ वेरी गुड थिंग एंड यू शुड नो इट। लाइक अब तो बोर्ड्स आ गया है, बट सबको पता ही होता है। तो क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग का बिजनेस जब हम लोग करते हैं, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो। हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगता है, यस यस यस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 4 फैक्टर लगता है, यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उसका पेमेंट बोलो। अरे जल्दी जल्दी पेमेंट बोलो यार, उसका लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, इंटरेस्ट का, सॉरी कैपिटल का इंटरेस्ट, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अगर कोई भी चीज का मेरे को कोई भी दाम रखना है, सपोज, अरे अरे ऐसे कैसे, सपोज मैंने ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर बनाया, मैंने ये कैलकुलेटर बना डाला,
मैंने कैलकुलेटर बनाया, एक कैलकुलेटर बनाने में एवरेज में मेरे को 10 रुपया रेंट लगा, 10 रुपया वेजेस लगा, 10 रुपया इंटरेस्ट है और 20 रुपया मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो बताओ ये कैलकुलेटर का प्राइस कितना होगा? बताओ ये कैलकुलेटर का प्राइस कितना होगा? 30 + 20 टोटल हो गया 50 रुपीज, है ना? अरे नहीं पगले, क्यों? 50 रुपीज में गवर्नमेंट मेरे को बेचने नहीं देगा। क्यों? ये 50 रुपीज तो मेरा प्राइस है। गवर्नमेंट बोलेगा भाई इस पे जीएसटी लगा। ओ माय गॉड, ये तो ओ माय गॉड हो गया। क्यों जीएसटी लगाना है? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तब सपोज गवर्नमेंट बोल दिया कि भैया इस पे 10 रुपए का जीएसटी लगेगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, 20% जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने बोल दिया कितना टोटल, अब हो गया 60, ये बन गया इसका एमआरपी। अब समझ आया? तो सेल कितना में करोगे? तो सेल कितना में करोगे? 60 में। और ये सेल, ये एमआरपी का मतलब क्या होता है? ये इसका मार्केट का प्राइस है। बोलो ना, ये इसका मार्केट का प्राइस है। मार्केट में पूछेगा कैलकुलेटर का दाम कितना है, तो बोलेगा 60 रुपीज। क्यों? तो आप बोलोगे भैया 60 रुपीज ज्यादा है, मेरे कारण नहीं, मेरा तो प्राइस खाली इतना ही है 50, इसमें तो गवर्नमेंट ने अपना जीएसटी लगाकर इसको 60 कर दिया। तो बोला तुम्हारा कितना प्राइस है? तो आपने तो बोला सर मैं तो बहुत मासूम आदमी हूं। बोला अच्छा बाबा, कैसे आप इतने मासूम आदमी हैं? बोला मैं तो भला आदमी हूं। क्यों? मेरा तो खाली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा है, उसी का बस मैंने कॉस्ट जोड़ा। दिस इज व्हाट? दिस इज माय फैक्टर प्राइस। मेरा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस था 10, 10, 10 और 20, टोटल कितना लगा? 50 रुपीज। ये है मेरा फैक्टर प्राइस। ये फैक्टर प्राइस मेरा 50 रुपीज है। वो तो गवर्नमेंट ने घुस के 10 रुपया जीएसटी लगा दिया, बोल के मार्केट प्राइस 60 हो गया। समझ आया? तो सर ठंडा दिन, ये सब बहुत सारा चीजें जो बहुत लोगों को पता ही नहीं, इतना पढ़ाता ही नहीं है स्कूल में। अरे कोई स्कूल नहीं पढ़ाता ये सब। पागल है क्या? गलती से सैलरी वसूल हो जाएगा टीचर का, ये सब होता नहीं है इंडिया में। तो फैक्टर प्राइस, और वहां पर क्या लिखा है? मार्केट प्राइस। अब देखो फॉर्मूला मिला एक। ओ नो, क्या फॉर्मूला मिला? ये देखो हम यहां पे दिखा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला नोट करो। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी मतलब अरे जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। सर नेट 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 नहीं समझाया आप अभी तक। आ रहा हूं। ये मेरे को क्या दे रहा है? मार्केट प्राइस। सर ये फॉर्मूला आप कितना बार लिख चुके होंगे शायद पूरे साल में, बट आपको इसका मीनिंग नहीं पता था। आज आपको शायद इसका मीनिंग पता चला। समझ आया तो लाइक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐप भी डाउनलोड करो, टेलीग्राम पर भी आओ, सब कुछ कर दो। चलो, तो ये क्या हुआ? ये हो गया अपने पास एक फॉर्मूला निकला। अब क्वेश्चन आता है सर ये एनआईटी का मतलब क्या है? एनआईटी का मतलब होता है सर गवर्नमेंट हम लोग से क्या कमाता है? गवर्नमेंट हम लोग से क्या चार्ज करता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप गवर्नमेंट को गाली देते हो, अरे लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी सबको सब्सिडीज भी तो प्रोवाइड करता है। अभी अगर आप जाओगे और बोलोगे मेरे को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दो भैया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बोले हमको बैटरी वाला गाड़ी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पॉल्यूशन नहीं करेंगे हम, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा वो गाड़ी खरीदने में। आप बोलेंगे कैसे? तो आपको डिस्काउंट दे देगा 1 लाख रुपीज का। डिस्काउंट बोले तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, उस पर टैक्स नहीं ले रहा, उल्टा आपको बोल रहा है आप जाओ खरीदो ये गाड़ी, वाई इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो गवर्नमेंट, सोलर पैनल, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा, आप खरीदो, हम लोग भी थोड़ा पैसा देंगे। समझे? तो हर चीज पे टैक्स वसूलता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर हम लोग को सब्सिडी भी देता है, तो वो माइनस भी करना होगा। तो नेट मेरे को जो पड़ता है उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट। ऐसा ऐसा पगला लोग देखे हम एग्जाम में, जो लोग जाकर इनडायरेक्ट टैक्स से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता है। क्यों सर? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस की थी, नेट आया था फिर, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। टैक्स से डेप्रिसिएशन कैसे माइनस हो सकता है? कोई लॉजिक है इस बात का? कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना भाई कोई बच्चा पे, मन तो करता है ईंटा लेके फोड़ दे, लेकिन बस क्या है कि अभी इट्स टू यंग टू गो टू जेल, सो आई सेड नो। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, और ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। आई होप यू आर हैप्पी। ये था हम लोग का नेट इनडायरेक्ट टैक्स का लॉजिक। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एनएफआई, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओ माय गॉड, फाइनली। सर ये वीडियो खत्म होगा क्या? ओ माय गॉड, कैन आई गो बैक टू माय पैथेटिक लाइफ नाउ? यस यू विल, होल्ड ऑन। तो यहां पर क्या होगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे पानी है पानी, मतलब क्या होता है इसका? एनएफआईए का मतलब क्या होता है? कहां लगेगा ये? अरे ये सब छोड़ो ना यार, एनएफआईए पे ध्यान रखो। एनएफआईए फुल फॉर्म क्या है इसका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम, अरे तुम लोग ना भाई पढ़ना नहीं जानते हो। नेट वर्ड को गोली मारो और ए को भी हटा दो, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, हटा दो। क्या बचा बीच में? एफआई। एफआई बोले तो फैक्टर इनकम,
फैक्टर इनकम बोले तो 4 चीज है ना, 4 फैक्टर्स ऑफ फैक्टर बोलने से 4 फैक्टर आना चाहिए, क्या क्या है बोलो तो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स हो गया। इनकम बोलो तो इन लोग का, अरे बोलो नो, 4 फैक्टर्स। तो लैंड का हो गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम है। अच्छा बताओ तो मैं ये चारों फैक्टर फॉरेनर को भी तो दे सकता हूं कि नहीं? मैं इंडिया में नहीं दूंगा, जाओ, मेरे पास एक जमीन है, मेरे को रेंट पे देना है, एक फॉरेनर आया और बोला कि भैया हमको यहां पर अपना मॉल बनाना है, हम आपको रेंट देंगे। हम बोला ठीक है, 5 लाख रुपया लगेगा महीना का। बोला हाँ, हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे। बोला दे दिया 1 साल का पैसा। तो ये फॉरेनर आया, डॉलर में पेमेंट करके गया है तुमको, तो आपका फैक्टर इनकम हुआ, लेकिन डॉलर में हो गया, क्यों? फॉरेनर आदमी पे किया। ठीक है। वेजेस, आप इंडिया में बैठे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, फॉरेन से एक तो काम आ गया, बोला हम तुमको $5,000 देंगे, 2 महीना मेरे लिए काम करना होगा। बिक गए आप, बिक गए। 5,000 इंटू 80, सुपर हैप्पी भाई, 4 लाख रुपया मिला भाई, मजाक बात है क्या? समझ में आया? 4 लाख रुपया दिया, आप बोले हाँ हाँ 2 महीना जो करवाना करवा लो, 1-2 महीना तक। तो ये क्या है? वेजेस मिल गया आपको। समझ आया? ये सारा चीज, तो यही फैक्टर इनकम जो हम लोग इंडिया में 99% टाइम करते हैं, फॉरेन से भी तो कर सकते हैं। तो ये अगर आप फॉरेनर आदमी आपको यही फैक्टर इनकम का पेमेंट दे रहा है, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा ना, फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड बोले तो आरओडब्ल्यू भी लिखते हैं एग्जाम में, आरओडब्ल्यू, तो तुम रो दोगे क्योंकि आरओडब्ल्यू लिखा है, रो स्टूपिड। आरओडब्ल्यू का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मीनिंग भी सेम, अब्रॉड का मीनिंग भी सेम, ये दोनों का मीनिंग सेम है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड। सर रेस्ट ऑफ द अब्रॉड मतलब चाटे खाओगे? चाटे, रेस्ट ऑफ द अब्रॉड क्या होता है? अब्रॉड होता है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब यहां पर देखो कंप्लीट। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? अच्छा, तुमको खाली पैसा मिलता है क्या? खाली एक्सपोर्ट ही करते हो अपना सर्विस, इंपोर्ट भी तो कर लेते हो, गलती से हो जाती है गलतियां, तो दोनों को माइनस करो तो नेट मिल जाएगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बनाए, बड़ा प्यारा सा, याद रहेगा। कौन सा गेम खेलते हैं हम लोग? फीफा, फिर हार जाते हैं, फीफा माइनस फीटा। ये क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एनएफआई इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम लोग कमाए माइनस जो हम लोग गवा दिए, हम लोग जो कमाए माइनस जो हम लोग पेमेंट कर दिए। फिर से मेरे को नेट कितना मिला, नेट कितना मिला हमारे देश को? अपना मत सोचो लालची इंसान, पूरे देश का सोचो तुम कभी। तो देश में क्या कितना पैसा आया? नेट कितना पैसा आया? जितना का आप सर्विस प्रोवाइड किए उतना तो आएगा ही, लेकिन जितना का सर्विस आप उन लोग से ले लिए उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आ रहा है बाहर से, माइनस जितना हम लोग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इंग्लिश गलत है, फैक्टर इनकम टू, सर लिखना चाहिए फैक्टर पेमेंट टू। ठीक है, अब ऐसे ही चलते आ रहे, चलते रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, बस तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई करो। तो फीफा माइनस फीटा, चलो हो गया। ऊपर देखो, अब एकदम इजी है, एनएफआई इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड का ऑल्टरनेटिव नाम भी लिखा है आरओडब्ल्यू। अब तुम रो मत, सब कुछ लिख दिया मैंने, फिर ये आ गया, सब कुछ लिख दिया मैंने भाई। अब इसके बाद भी अगर तुम नहीं पढ़े, गलती तुम्हारी, बाकी भाई तुम्हारा एकदम वर्ल्ड क्लास नोट्स बनाया है, क्योंकि वर्ल्ड में एक ही पीस है हब। तो ये जो पूरे नोट्स है ये अवेलेबल है हम लोग का मोबाइल ऐप पे, फिर से रिकमेंड कर रहा हूं मैं, डाउनलोड कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, सारा नोट्स है। ऐसे कमेंट सेक्शन में ओ माय गॉड सर वेयर विल आई फाइंड सच नोट्स, मैं नहीं लिखूंगा, लिखा हुआ है सब कुछ नीचे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, सब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे आ जाओ, डाउट क्लियरेंस लगेगा तुम लोग को, हमको पता है, आपको पता है। तो भाई बहुत अच्छा लगा, ये वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया फाइनली पूरा। हर रात को 9 बजे नया वीडियो आएगा, ठीक है। ट्राई तो यही करें कि हर रात को 9 बजे वीडियो आए और आपका बोर्ड एग्जाम तक फुल सिलेबस आप लोग का भी खत्म हो जाए और हमारा भी, हम लोग जितना सपोर्ट हो पाए प्रोवाइड कर पाए, सही है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स दोनों का वीडियो साइड बाय साइड आता जा रहा है ऑल्टरनेटिव डेज में, एकदम मजा लो, धूम मचा लो धूम, 100 से नीचे नहीं आना चाहिए। ओके बाय, जय हिंद।